अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मनोज कुमार सिन्हा जी। मनोज जी की एक्सपर्टीज आजकल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे है। और जो फेथ बेस्ड टेररिज्म है उसके बारे में उनकी काफी गहरी रिसर्च है। उन्होंने आर्मी में भी बहुत टाइम गुजारा। मनोज जी, नमस्कार एंड स्वागत आरिफ की भाषा में। नमस्कार आरिफ जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में अवसर दिया बोलने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम सर। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है। आप का ध्यान उस तरफ जाने का कैसे हुआ? क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा, या आपने खुद ये फैसला किया, और क्या आपका तजर्बा रहा उधर? आरिफ जी, मैं थोड़ा आर्मी में मैं क्यों गया उसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आर्मी में जो व्यक्ति गया था वो था क्या, बिफोर आई वेंट टू द आर्मी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ ना। जैसे मेरा वो एक एड है, वर्ल्ड फेमस हुआ है जिलेट का, जिसमें मेरी कहानी बताई गई है। एंड उसमें माय फादर टेल्स मी टू बी टफ एंड स्ट्रांग, एंड ही वांटेड मी टू बी सो, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ मी एज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ा हो रहा था, दैट आई वाज अ वेरी पीस लविंग मैन, a very very simple and peace loving child rather. That is how I grew up. And nothing was I felt, now I feel I was a peace loving man, but for that time it was normal. Why should anybody not, कोई भी इंसान जो है वो पीस लविंग क्यों नहीं होगा, शांति से क्यों नहीं रहना चाहेगा, वो मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगता था जैसे किसी आदमी को खाने की चाहत होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना पीना, तो पीस इज ऑल्सो a very basic requirement। और ऐसा why should somebody not be liking peace, you know? That is how I thought. And then that was one part. And the second was that regarding faith, आपने faith की बात करी, तो मेरा faith आरिफ जी ऐसा था कि बस मैं ये जानता था कोई एक शक्ति है ऊपर, एंड वो शक्ति जो है वो उसको मैं किसी भी रूप में मान लेता था। जिसके भी सामने, जिस प्रतिमा के सामने, जिस देवता के सामने मुझे खड़ा कर दिया जाता था, मैं मान लेता था। और पिताजी चूंकि एयरफोर्स में थे, तो जहां भी जाता था, अलग अलग कहीं मंदिर या घूमते भी थे, तीर्थ स्थान जाते थे, तो कोई बड़ा तीर्थ देखा तो अगले कुछ दिनों तक वही मेरा ईश्वर होता था। और दैट इज अबाउट ऑल, इतना ही था मेरा। और जहां तक मेरी फेथ के बारे में बोलते हैं ना, स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, तो मेरी घर में जो मंदिर या फोटो लगे रहते थे भगवान के, कभी कभी एक दो कमरे का ही घर होता था, तो उसमें एक आरती की किताब होती थी। मेरे स्क्रिप्चर की ज्ञान उससे ज्यादा कभी नहीं हुई, और वो भी मुझे याद नहीं हुई। वो भी जब भी आरती होना होता था, मुझे वो किताब छोटी सी उठा के पढ़नी पड़ती थी। तो मेरा स्क्रिप्चर्स का ज्ञान भी सिर्फ उतना ही था, एंड दैट इज ऑल। इससे ज्यादा मेरे को कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे लिए फेथ वही था कि ऊपर है कोई अच्छा समय आए तो याद कर लो, बुरा समय आए तो याद कर लो, दैट इज अबाउट ऑल। और त्योहार आ गया, रामनवमी आ गया, तो अगले 3-4 महीने राम जी, कृष्ण जन्माष्टमी आ गया, अगले 3-4 महीने कृष्ण जी, बस चेंजिंग टाइप था, दैट इज ऑल। एंड एक तीसरी चीज थी मेरे लिए। तीसरी चीज, चूंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो हम घूमते थे, ट्रांसफर करते थे, कभी कभी साउथ में पोस्टिंग, मेरा रहने वाला मैं बिहार का हूँ, तो ट्रेन से काफी जाते थे, यात्रा बहुत होती थी। तो मुझे बड़ा आनंद आता था जब मैं ट्रेन में बैठकर घूमता था, देखता था कि खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, लगातार कई दिनों रातों तक चले जा रहा है, खेत, पर्वत, नदियां, लोग, छोटे छोटे शहर, गांव, और चलते जा रहा है, पहाड़ियां कभी छोटी मोटी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ये भारत है, मतलब खत्म ही नहीं होता, चलते जाता चलते जाता चलते जाता, भारत तो खत्म ही नहीं होता। एक ऐसा, एज ए चाइल्ड, वो मेरा एक था। ज्योग्राफिकली पढ़ते थे कि हाँ बाउंड्री है, बट परसेप्शन में मेरे लिए वो बाउंडलेस हो गया था। मैं जहां जाता था भारत ही भारत था। और इत्तेफाक से कभी ऐसा रहा नहीं कि मैं फॉरेन जाऊं, और इत्तेफाक से कभी मैंने भारत की सीमा देखी भी नहीं, यहां तक कि नेपाल की भी सीमा नहीं देखी, तो भारत में ही घुमा था। तो ये 3 चीजें थी मेरी, एक फेथ का मेरा, एक शांति में अटूट विश्वास, और भारत का जो मेरी परसेप्शन था। ये 3 परसेप्शन लेके वो लड़का आर्मी ज्वाइन किया। और मैं बड़ी ईमानदारी से मैं कहूंगा आरिफ जी, मैं कोई देशभक्ति या ऐसा कुछ मनमानी ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा भारत पे कोई खतरा लगता ही नहीं था। चारों तरफ तो भारत ही है। तो मैं वास्तविक रूप में ना, मैं सिर्फ एक नौकरी करने गया। नौकरी मिल गई, चलो चलते हैं। इससे ज्यादा कुछ खास ऐसा कुछ पैशन वाला नहीं था। नौकरी मिली तो मैं आर्मी में जब पहुंचा, तो पहली पोस्टिंग बॉर्डर में होती है,
तो मैं चलते 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 बटालियन हेडक्वार्टर से आगे बढ़ते बढ़ते जब बॉर्डर तथाकथित रूप से, तब तो मेरे लिए परसेप्शन था कि बॉर्डर है ही नहीं इस देश का, लेकिन एक समय आया जब तो मेरे को फिर मेरे साथ जो मेरे जवान थे उन्होंने रोका, बोला साहब इससे आगे नहीं जा सकते, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाता है। और सामने दिखाया उन्होंने, वो देखिए सामने शत्रु का पोस्ट है। मेरा परसेप्शन बचपन से जब पाला हुआ था कि भारत अनंत है, खत्म नहीं हो सकता, बाउंडलेस है, इनफाइनाइट है, वो मेरा परसेप्शन विदिन पहली बार इट वाज क्वेश्चन्ड, एंड नॉट ओनली क्वेश्चन्ड, इट वाज थ्रेटेन्ड, बिकॉज सामने व्यक्ति जो शत्रु था वो बंदूक ताने खड़ा था, जिसको ये सीमा भी स्वीकार की थी। और जब मैं वहां से पीछे मुड़कर मैंने अपने देश की तरफ देखा, तो वहां से मेरे लिए देश बदलना शुरू हुआ, वहां से मुझे देश समझना शुरू हुआ। तो मेरा पहला परसेप्शन वहां मेरा चेंज हुआ देश के बारे में कि अनंत है। अब दूसरा परसेप्शन, शांति वाली बात कर रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि सारी चीजें, मेरा परसेप्शन जो पहले था सेना ने में आके कैसे परिवर्तित हुआ, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब उसके बाद हमारी ड्यूटी थी शत्रु के बारे में समझना, इज अ पार्ट ऑफ अ सोल्जर ड्यूटी। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे, उनके इंटरसेप्ट थे, उनके कैप्चर किए हुए लिटरेचर थे टेररिस्ट के, ये सारे चीज वी यूज्ड टू गो थ्रू दोस थिंग्स। एंड फिर कभी कभी लाइव भी हम सुनते थे, मतलब इंटरसेप्टेड एनिमी का कन्वर्सेशन बिटवीन व्हाटएवर दे यूज्ड टू डू, द टेररिस्ट यूज्ड टू डू। तो मैं समझता था कि ऐसा क्या है, मतलब क्यों मरना जीना, व्हाई शुड दे नॉट बी लाइकिंग पीस? सामने भी तो आदमी ही है ना, मनुष्य ही है वो क्यों नहीं पीस में रहना चाहेगा? अब मैंने कहा ना, मेरा एक फर्म रिजॉल्व था कि किसी को भी कॉमन सेंसिकल आदमी को, मनुष्य को, मानव को, यू नो इंसान को अगर समझाया जाए तो वो शांति उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। ठीक वैसे ही रिक्वायरमेंट है जैसे कि पानी है, भोजन है, हवा है, सांस है, वैसे ही मैं समझता था शांति भी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है, और किसी को समझाया जाए तो समझ जाए। उसके बाद मैंने, जब मैं थोड़ा एज ए ग्रो इन कॉन्फिडेंस, तो मैं देखता था कि वो आपस में बात कर रहे हैं शत्रु, तो मैं उसमें इंटरसेप्ट करने का ट्राई करता था। कभी कभी जब लगता था कि अब जो बातचीत है उसमें से कुछ हमारे इंटेलिजेंस लाइक कुछ नहीं है, नॉर्मल रूटीन गप्पे लगा रहे हैं लोग, सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फेल्ट इन माय विजडम, आई यूज्ड टू ट्राई एंड इंटरवीन कि हाँ भाई साथी बात कर ले थोड़ा दो। तो ज्यादातर टाइम तो खैर काट देते थे वो लोग, नहीं कभी कभार उनमें भी कोई होते थे जो बैठे हैं पहाड़ों में, वो भी शायद उसके पास भी पता नहीं कि समय कैसे काटे, तो वो फिर बात शुरू कर देते। तो मैं उनसे पूछता था कि यार हम शांति से क्यों नहीं रह सकते? और मेरे साथ वाले जो थे वो मेरे पर मतलब हंसते थे, बोले साहब क्या कर रहे हो, किसको समझा रहे हो आप, ये मतलब शांति आप किसको बता रहे हो? मैंने कहा नहीं यार, इंसान है ना यार, शांति उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी यार, मैं बात तो एक बार ट्राई तो करूंगा, लेट मी कन्विंस माई सेल्फ that yes, I have done my bit and they should understand peace. So I used to talk about peace. Why can't we live in peace? And what do you want? तुम्हें चाहिए क्या? करो ना जो चाहिए। And लोकतंत्र पे बात होती थी, वो बोलते थे भाई फिर फेथ पे बात आती थी। तब मेरे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये विश्वास कि हर एक इंसान को शांति समझाई जा सकती है धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मैंने कहा यार यहाँ पर ये लॉजिक मेरा चल नहीं रहा है, एंड अगर नहीं चल रहा है तो शायद, जैसे इसके पहले भी ऐसा नहीं कि बचपन से मैं जब बड़ा हुआ था तो मैं हर व्यक्ति को मैंने शांति समझा दिया था, मैं कोई बुद्ध तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरे से बेहतर व्यक्ति इस व्यक्ति को समझा सकता था। मैं शायद छोटा रह गया, अगर मेरे से कोई अच्छा व्यक्ति होता, ऊंचे आध्यात्मिक लेवल का होता, कोई बुद्ध होता, कोई नानक होता, तो इस बच्चे को समझा सकता था। ये सामने वाले जो लोग लड़ रहे हैं इनको वो समझा देते। मैं छोटा, सीमित बुद्धि का हूं, सीमित आध्यात्मिक शक्ति का, तो नहीं समझा पाया। बट ये विश्वास था कि हाँ ये समझाने लायक तो है आदमी, मैं नहीं समझा पाया, वो मेरी फेलियर है। बट यहां पर पहली बार मुझे लगने लगा कि इस आदमी को कोई नहीं समझा सकता, ये मेरी फेलियर नहीं है, ही कैनॉट बी एक्सप्लेन। एंड द रीजन इज दैट ही वाज, यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि एक वो मेरा विश्वास इसलिए था कि अल्टीमेटली आदमी घूम फिरा के कॉन्शियंस पे अगर कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा के सुनेगा, तो जैसे ही वो अंतरात्मा से कनेक्ट होगा, दैट इज द टाइम अ राइट मैन इज राइट विद द राइट विजडम एंड इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअल पावर कैन एक्सप्लेन इन फेथ। बट हियर आई फाउंड दिस मैन इज टोटली बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज सोल, फ्रॉम हिज कॉन्शियंस। काट दिया गया उसको, ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है कि वो तार काट दिया है उसका, कॉन्शियंस से वो कनेक्ट ही नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कनेक्ट। सो जब अंतरात्मा ही नहीं कचोटेगी किसी की,
तो उसको अब क्या समझाओगे कि यार हत्या गलत है, बलात्कार गलत है, ईश्वर के नाम पे, आस्था के नाम पे अपनी आस्था थोपना गलत है, मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से बड़ा है, ये बताना गलत है, ये पाप है। अंतरात्मा को ही तो अपील करोगे, अंतरात्मा से उसका काट दिया गया कनेक्शन। उसको somehow he has been made to believe that there is someone superior जिसको वो ईश्वर मानता है। तो वो ईश्वर का ऐसा इमेज उसके मन में डाल दिया गया है कि दैट इमेज ऑफ दैट गॉड दैट ही बिलीव्स comes between him and his conscience. It does not allow him to connect to his conscience. There I, for the first time, felt, it is an impossible situation. At least, maybe, I hope someone someday, tomorrow, a Buddha or a Nanak lands up here and proves me wrong. I will be the happiest man on this earth. But that day I felt, it is beyond. And after having convinced myself, is actually मैं आरिफ जी बताऊंगा, उसके पहले आदेश मिलता था तो मैं लड़ता था क्योंकि ऑर्डर है। उसके बाद मैं वो व्यक्ति, वो बालक जो कभी मुर्गी नहीं काट सकता था, उसके बाद जब मैं आश्वस्त हो गया अपनी अंतरात्मा से, तो फिर मैं शत्रु को मारने के लिए तैयार था, अंदर से काटने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरी अंतरात्मा उसके पहले आदेश के काम, ऊपर के आदेश से लड़ते थे, अब मैं अंतरात्मा से लड़ता था कि ये व्यक्ति मानवता, मनुष्य है ही नहीं, इट डजंट डिजर्व टू लिव, एंड बिकॉज आई लव पीस, it is very important that this man should be removed. इसका अस्तित्व मिटना चाहिए अगर इस धरती पर, पृथ्वी पर शांति रहना है तो। So it is because of sake of peace that I felt violence was required. And let me tell you, Arif ji, it was amidst intense violence that I experienced a lot of peace. Intense violence के बीच में I experienced peace, and because what is peace after all? And when if you want to understand peace, you have to understand why is the peace disturbed. बाकी external factors को छोड़ दीजिए, internally अगर अपने आप में if one is not at peace, it is simply because you are being pulled in two different directions. Tension बोलते हैं। So if you take something, say this wire, and pull it in two different directions, so there will be tension in this wire, right? So, but if you're not being pulled in two different directions, then you are not in tension. So that is the moment when I was there in that battle. In normal life, there could always be situations when you feel ki, I don't know which is right, whether I should do this or that. You are in the office, and there is a requirement at home, and there is a genuine requirement, professional requirement in your office. You may be under tension whether I should be at home or there. So ये जब भी होता है तो there is a tension, and peace is the first casualty of that. But when they are in the battlefield, when you're fighting with the enemy, let me tell you, whatever news comes to you that वहां पर आपके ये हो गया है, घर में कुछ हो गया है, अच्छी बुरी कोई बात हो गई है, वही लड़ाई के पहले अगर कोई खबर आए कि आपके घर से फोन आया है और आपके घर में कोई बहुत बीमार है, then you feel कि मैं यहां रहूं या घर चला। लेकिन when you are in the battlefield fighting with those enemies of humanity, उस वक्त कोई खबर आ जाए, you feel कि no man, this is the place I need to be, this is the place I should be, this is the place I am, and I am at total peace doing what I should do, doing the most important thing that in the world that I am doing it. And let me tell you, Arif bhai, there's no better moment. I'm very fortunate. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सेना ने मुझे ऐसा अवसर दिया, ऐसे पल दिए, वो पल दिए जब मुझे शत्रु से लड़ने का अवसर मिला, मारने का अवसर मिला, और उस मरते हुए शत्रु की आंखों में देखने का भी कभी अवसर मिला. And let me tell you, looking into the eyes of an enemy who is dying, an enemy of country, an enemy who is of peace, an enemy of humanity, there's no better moment that one can get mortal. जितना मैं समझता हूँ, that is what it is. तो ये मेरा वहां से फेथ का डेफिनेशन, पीस का डेफिनेशन, भारत का डेफिनेशन सेना में जाके
इस प्रकार से बदला गया। आगे बताइए मनोज जी, आई ओपनिंग। मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ देखें, बताइए। फेथ का ताल्लुक है। अब जैसे आजकल जो इस्लामिक बेस्ड फेथ है, जो टेररिज्म है, जिसको रिलीजन के बेस्ट पे लड़ा जाता है, तो आपकी भारतीय सेना में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और पैट्रियट हैं। तो वहां उनका फेथ फिर क्या है? क्योंकि एक इस्लामिक तो भारत के खिलाफ लड़ रहा है कि हम काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसी सो कॉल्ड काफिर आर्मी में मुसलमान है। फिर एक आता है मेरे जैसा आदमी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तानी है, लेकिन वो दिल से भारत से प्यार करता है। वो दुआ करता है कि भारत को आंच ना आए। तो मेरा फेथ इस्लामिक है, लेकिन क्यों ये फेथ मुझे नफरत नहीं सिखा रहा भारत से? मैंने कहा ना, आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। You have been successful in connecting with your conscience. That is the only difference. That is the difference between you and the rest. Most of the people, I hope they are able to connect. The day they connected, it's the thing. I'll make another statement here, which probably I don't know, because इतने सालों से एक चीज कही जा रही है, books are the best friends and must read, and जितना well read होगा उतना समझदार होगा, and all those things. And I used to believe that, but I do not know. I hope I may still be wrong, because ये बात तो दुनिया के लगभग हर विद्वान कहता है, and I don't know, but I have begun to doubt this now. I have begun to doubt whether it is the books which are the most important thing that one should read. पुस्तकें ही हैं, किताबें ही हैं सबसे जरूरी चीज जिसको कि पढ़ना चाहिए, और आदमी का विकास करने का मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से यही श्रेष्ठ तरीका है। मुझे इस पर शंका होने लगी, मुझे इस पर शक होने लगा। कारण मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर वो आतंकवादी, ये पहला शंक मुझे तब होने लगा कि हर वो आतंकवादी जो मारते थे हम, या कभी कभी उनका सामान कैप्चर करते थे, या कभी कभी हम लेट हो जाते थे ऑपरेशन करने में, या आतंकवादी भागने में सफल हो जाते थे, तो भागते थे तो पीछे सामान छूट जाता था। हर उस सामान में मुझे पढ़ने का मटेरियल मिला। There was always a book, something or the other, whatever it is. So I found that here are people who are reading something. I met scores of people जो अनपढ़ हैं। मैं बिहार के एक बहुत ही बैकवर्ड गांव का रहने वाला हूं। ऐसे बुजुर्ग लोग मिले मुझे, हैं, अभी भी हैं, जिन्होंने शायद अक्षर ही नहीं जानते, पढ़ाई की तो बात हुई, और उनके जितना ज्ञानी और उनके जितना मुझे समझदार व्यक्ति नहीं मिला। और यहाँ मैं देख रहा था काफी सारे लोग जो हैं, जिनके बैग में और कुछ मिले ना मिले, एक किताब जरूर मिलती है। तो इज इट रियली दैट रीडिंग मेक्स यू वाइज? आई डोंट नो। या पूरी दुनिया कह रही है, मुझे थोड़ा सा ये कहने में वो भी लग रहा है कि सारे कहेंगे कि यार कितने 100 सालों की एक बात कही जा रही है, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग इट? बट आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव सीन इट ऑन ग्राउंड. But now I feel, if you say that if not books, then what? Which is the most important thing that as human beings we need to learn to read? So मैं आपके दर्शकों को, ऑडियंस को बताना चाहूंगा, and whatever I'm saying is my personal thought, you can go and try it. Please, you may not like what I'm telling, you may not agree with me, but please go and contemplate and at least try what I'm telling. And if you still feel it is wrong, then it's okay. The most important thing that the human being need to learn to read is his conscience, his or her conscience. If that art, if humans go back, because this is the art which is totally dead. There's hardly anyone who is trying to connect to his conscience. An art, a science which भारत की भूमि ने दिया था पूरी दुनिया। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने का विज्ञान, ज्ञान, जो भी शब्दावली आप प्रयोग करें, ये भारत की भूमि में ये साइंस परफेक्ट था। There was no external, even in those at that times, अगर ज्ञान लेने के लिए भी कोई आप ऋषि या गुरु के पास जाते थे, तो वो
आपको ध्यान कराना सिखाता था। प्रवचन बहुत बात की बात है, वो ध्यान कराना सिखाता था कि अपने अंदर जाओ। The answer lies within, in your conscience. So he always taught him to read that conscience first. Once that is done, then yes, rest of the thing can be built up. But if you can't read your conscience, I'm sorry, whatever amount of books, in fact, it may go other way around. In fact, it may go other way around. It may do more harm if you are not able to read your conscience, connect with your conscience, and then you go on reading books and books and books, or listening to whatever scholars and all. It may actually be doing a lot of harm. And you see a lot of highly educated people today doing a lot of, terrorists are there with their PhDs. So they're actually doing a lot of harm. It's rather, we would rather be happy having an illiterate world, so-called, आज की भाषा में जिसको बोलते हैं, that would have been better अगर illiterate होते तो, ना पढ़े होते तो। आप दुनिया की कोई भी लड़ाई उठाकर देख लीजिए, बड़ा युद्ध की बात कर रहा हूं, 2 व्यक्ति लड़े होंगे, वो इतिहास में, वो स्टोन एज में भी लोग लड़े होंगे, 2-4 आदमी एक दूसरे से, मैं उन लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कहीं भी जिसको युद्ध कहा जाता है, वॉर कहा जाता है, वॉर हजारों साल पहले से युद्ध हो रहे हैं, उस युद्ध के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति, या तो वो लड़ने वाला ही सो कॉल्ड स्कॉलर होगा, या उसको लड़ाने के पीछे जिसका दिमाग है, उसने कोई ना कोई किताब पढ़ी। सर कश्मीर एक मतलब फ्लैश पॉइंट है, और भारत में इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा कश्मीर में होती रही है, और आज हो रही है, रोज की बुनियाद पे हम सुनते हैं कि वहां पे इनकाउंटर होता है, लेकिन अब कम से कम ये होने लगा है कि उन इन्फिल्ट्रेटर्स को पहले से, कुछ करने से पहले ही वो कर दिया जाता है। लेकिन एक लंबी तारीख रही कि पूरी जम्मू कश्मीर में एक आवाम की वहां पे ब्रेन वॉशिंग भी हुई, और वहां पे पब्लिक की तरफ से सपोर्ट भी रही है टेररिज्म को। तो किस तरह वो चीजें ओवरकम की गई? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर के हवाले से? आई ट्राई टू, मैं वहां पर अनुभव जो था मेरा, देखिए वैसे इंटरनल बात है हमें की, बट ठीक है, जो भी था, थोड़ा मुझे खतरा मानते थे शत्रु मुझे। और अरे भाई, अगर कोई कहे ना कि शत्रु आपको थ्रेट मानता है, धमकी देता है, तो आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट इलाके में, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जस्ट मेक ए वाइल्ड गेस, किस कारण से कर रहा होगा? मैं ऐसा क्या कर रहा होगा, या कोई भी आर्मी अफसर, मतलब जनरली अगर कोई कर रहा है, तो अगर शत्रु आपको थ्रेट देता है कि भाई यार तुम, यू आर प्रूविंग टू बी टू डेंजरस, मतलब, तो आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो परेशान थे मुझसे? सर आप उसको समझाएंगे पहले तो? नहीं, एक आतंकवादी, सो आई बी वेरी क्लियर नाउ, आतंकवादी आपको हिट लिस्ट में डालता है, हाँ, तो वो क्यों डाला होगा उसने हिट लिस्ट में? इसलिए कि वो आपसे खतरा महसूस कर रहा है कि आप उसको सफाया कर देंगे उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन मेरा कारण अलग था। सफाया भी कर रहे थे, और सफाया का श्रेय मेरा नहीं है, मेरे जवान इतने बहादुर थे कि कर रहे थे, हम अच्छा खासा मतलब कर रहे थे, हम काफी जवान बहादुर, लेकिन मेरा कारण दूसरा था। और मुझे स्पष्ट आगे बोला करते थे वो रेडियो से, बोला कैप्टन तुझे लड़ना है लड़ ले, मारना है मार ले, लड़ाई के मैदान में कोई चिंता नहीं, बात करना बंद कर लोगों से, बात करना बंद कर। तो मैंने वहां पर न जाने क्यों इनएडवर्टेंटली, मैंने कहा ना, मैं अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कभी कभार महीने 1.5 महीने में एक मोमेंटरी कनेक्शन बन जाता है, उसमें फटाफट डाउनलोड कर लेता हूं सारा 1 सेकंड का जो बोलते हैं ना, नेट का कनेक्शन आया फटाफट डाउनलोड कर लो, तो कभी कभार महीने 1.5 महीने में एक बार कनेक्शन हो जाता है, तो फटाफट जो भी है विजडम मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्या सही है गलत है, फटाफट फटाफट उसको उतारता हूँ। तो and then it is through that whatever wisdom I could gain by that momentary small connection with my conscience, मैं वहां पर फिर लोगों की सोच की लड़ाई मैं लड़ने लग गया। लोगों से बात करना, युवाओं से बात करना, स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, जो स्कूल जो बोलते हैं ना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उसके ऊपर वाले, उनसे बात करना शुरू किया मैंने। और उसके बाद हुआ ये कि
मैं जब हम गए थे हम सारे जिस इलाके में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था ना कि हम लोग पहले कारगिल की लड़ाई के बाद वहां गए थे। तो कारगिल की लड़ाई में क्या था, सेना जो थी वो राइटली सो एज पर स्ट्रेटेजी अंदर की लड़ाई को सेकेंडरी करके बॉर्डर पे सारा हमने ध्यान दिया था, आर्मी ने सारा ध्यान दिया था। तो अंदर इनको फ्री हैंड मिल गया था तो डोमिनेट हो गया था, तो खुला घूम रहे थे ऑलमोस्ट लाइक, क्योंकि उनको पता था आर्मी का ध्यान तो उधर है। और राइटली सो आर्मी ने बोला ठीक है, कारगिल की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वापस आके ये देख लेंगे, तो अंदर की बात। तो जब मैं आया तो दे वर डोमिनेटिंग दैट, जो भी इलाका मुझे मिला वहां पर डोमिनेट तो कर ही रहे थे, बट दे वर वेरी पॉपुलर अमंग्स द, मतलब सो कॉल्ड पीपल में भी हीरो बन गए थे, और दे वर एंजॉयिंग दैट। सो द फिजिकल डोमिनेशन वाज ओके, दैट वी न्यू कि वो हम शुरू करेंगे मिलिट्री एक्टिविटी, दैट विल बी ओवर, बट आई वाज कंसर्न विद दैट मेंटल डोमिनेशन दैट दे वर डूइंग, जो लोग उनके साथ अपने आप को गलती से कनेक्ट करने शुरू कर दिए थे। आई वाज कंसर्न विद दैट and I wanted to break that. And then I started talking to people, I started talking to the youth, and then they felt कि यार I mean मैं खैर वो criteria, it is never noted down कि क्या हुआ है, मतलब this is not one of the results, rightly or wrongly whatever, but then उसके बाद से मेरे टाइम में मेरे इलाके से कोई भी लड़का वो लोग लेके नहीं जा पाए, कोई भी लड़का आतंकवादी। पहले आता रहता, जब मैं शुरू में 1 महीने में था तो खबर सुनती थी साहब फलाना लड़का है वो ही इज जॉइंड क्रॉस द बॉर्डर टू दैट, मतलब टेररिस्ट के साथ मिल गया है। तो मैंने कहा ठीक होता रहता, तो मेरे को यकीन कचड़ता था कि क्यों जा रहा है, ऐसा क्या है जो वो समझा सकते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्या है, आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस, लिसन टू दिस, नॉट टॉक, आई वॉन्ट टू लिसन टू दिस, क्या है वो, क्यों जाना चाह रहे हैं। सो विद इन वेरी ओपन माइंड आई बिगैन टॉकिंग टू देम, and then I put across my point in whatever it is, in very logical the way it came to me, and then it really actually मेरे बाद टेनर में फिर कोई नहीं गया, and not only that, फिर उसी इलाके में जहां पहले उनका खैर मकदम होता था, स्वागत होता था रात को अगर चुपचाप आए तो, अभी उसी इलाके में फिर वो जब रात को आए किसी घर में तो लोग बोलते थे कि आप तो पिछले हफ्ते भी आए थे जी। तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, नाउ इट अपीयर्स कि ऐसा लग रहा है कि हमारा स्वागत नहीं है यहाँ पर। बंदूक के डर के मारे तो गरीब आदमी क्या करेगा, आई डोंट ब्लेम, वो तो किसी घर में भी क्या कर सकता कोई, लेकिन वो दिल से जो पहले स्वागत हो रहा था नहीं हुआ, तो उनको लगा कि यार ये आदमी, ये जो कैप्टन साहब है ये तो खतरनाक खेल खेल, दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी लड़ाई तो ठीक है, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, ये आएगा, बट ये खेल तो बहुत खतरनाक, And what I try to do is only one thing, as I told you, try to make those people, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान तो सब, मैंने कहा ना इस देश की मिट्टी ने सिखाया, ज्ञान तो सारा सबके अंतरात्मा में है, सबके अंतरात्मा में है, कॉन्शियस के अंदर है। I just try to make those people connect with their own conscience. Once you do that, you know, आपको सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बस वही एक मुश्किल काम है। और हम कह रहे हैं समाज आगे बढ़ रहा है, मानवता आगे बढ़ रही है, वी आर प्रोग्रेसिंग, बट आई फील वी आर एक्चुअली गोइंग बिहाइंड। इफ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, वो जो बाहर से दिखने वाला ग्रोथ है, तो आज से लाखों साल पहले से हम बहुत आगे आ गए हैं, स्टोन एज के टाइम से लेके, माय गॉड कहां पहुंच गए हम, राइट। बट इफ यू लुक एट इट द वे आध्यात्मिक प्रोग्रेस की बात करें, कॉन्शियस से कनेक्ट होने की बात करें, तो आई थिंक वी आर एक्चुअली गॉन बैक, हम उससे भी पीछे हो गए, जो यू नो स्टोन एज से भी पीछे हो गए। एंड आई थिंक हम आज कहते हैं कि ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स ह्यूमन काइंड इज द मोस्ट एडवांस्ड स्पीसीज, बट इफ यू लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of how well we are connecting to our conscience and living within the confines, जो सृष्टि ब्रह्मांड ने कॉस्मिक जो एक लॉ है, कॉस्मिक लॉ के दायरे के अंदर जो जीने का जो उस कानून के अंदर सब कुछ जो होता है, उस लॉ के दायरे के अंदर रहने के हिसाब से अगर आप मापेंगे, वो यार्डस्टिक बनाएंगे, तो इस पूरी सृष्टि में, पूरी धरती पर सबसे पिछड़ी स्पीशीज मनुष्य है। कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई चींटी, कोई कुत्ता, जंगल में जितने भी रहते हैं, छोटे मोटे कीट पतंगे से लेके हर एक जीव ब्रह्म के, ब्रह्मांड के, कॉस्मोस के उस नियम के दायरे में ही जी रहा है। उसके दायरे से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा मनुष्य है।
तो आई थिंक वी आर द मोस्ट बैकवर्ड स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, मोस्ट बैकवर्ड स्पीसीज। बाकी सारे छोटा छोटा कीड़ा भी हमसे आगे है, हम सबसे पीछे। सर कश्मीर के हवाले से ही मैं कंटिन्यू करूंगा कि नॉट एज ए सोल्जर, एज ए इंडियन, एज एन इंडियन आप कैसे देखते हैं कि अब कश्मीर में जो तब्दीली आई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आप भी वहां पे थे जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, तो आप आर्मी में थे उस वक्त, तो आपने क्या? मैंने 2018 में छोड़ दिया था, तो एब्रोगेशन अभी था। लेकिन एज एन इंडियन आप क्या महसूस करते हैं कि कश्मीर में पॉजिटिव तब्दीली आई है ये एब्रोगेशन के बाद? आम कश्मीरी खुश है? जी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। मेरे को तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता। देखिए मैंने कहा ना, मैं पढ़ाई लिखाई वाला, मतलब ठीक है व्हाटएवर पढ़ा है मैंने, बट मैं तो सिंपल लॉजिकल माइंड से सोचता हूँ कि एक देश के अंदर दो कानून का, दो रूल का, एक स्टेट में अलग रूल, एक स्टेट में अलग रूल, इसका तो कोई मुझे औचित्य नहीं समझ में आता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। एक घर के अंदर आप अपने परिवार में आपके 5 कमरे हैं, 5 में अलग अलग फैमिली मेंबर रहते हैं, और एक कमरे के लिए आपने अलग रूल बना दिया है किसी कारण से, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही अलग रूल है भाई। तो जाहिर है कि वो उस कमरे को, हाँ हो सकता है कि वो उसमें आपने किसी पेइंग गेस्ट को रखा, तो पेइंग गेस्ट को आप कितना भी प्यार करें तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो हो सकता है उसके लिए आपने रूल बना हो, बट कश्मीरीज वर नॉट पेइंग गेस्ट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव द मैसेज टू देम? आई एम फील, मुझे तो लगता है कि वहां पर एक आम कश्मीरी को कहीं ना कहीं अब बाहर के आतंकवादियों के समाज के भय से नहीं बोल पा रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको लग रहा हो कि हमें, मतलब आपने क्या घर में भारत का पेइंग गेस्ट बना रखा है? वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, हम इसी देश का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, इसी महान देश का हिस्सा है। तो वो तो मुझे लग रहा है कि दे मस्ट बी वेरी हैप्पी कि नाउ हमें एक्सेप्ट कर लिया गया है लीगली। सो ये भेदभाव, बाकी देश के आक्रोश की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कश्मीरी को आक्रोश होगा कि मुझे भारत के हर एक नागरिक की तरह क्यों नहीं माना जा रहा है, मुझे अलग क्यों माना जा रहा है। अब जब वो हटा दी गई है तो ही इज एज मच ही वाज ऑलरेडी, बट ये छोटा सा जो ऊपर से गलतफहमी वाली बात थी वो हट गया है। ना वो मेरा उतना ही भाई है जितना कि मेरा बंगाली भाई है, जितना मेरा आंध्रा का भाई है, जितना मेरा तमिलनाडु का भाई है, जितना मेरा असम का भाई है, वैसे ही मेरा कश्मीरी भाई है, बिल्कुल मेरा भाई है। और कश्मीर तो मैं बताऊं कि इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। कश्मीर के लोग हैं, उनको ये मैं बताना चाहूंगा अगर कश्मीरी सुने कि आप धरती के उस टुकड़े पे रहते हैं जहां से सभ्यता के पाठ पूरी दुनिया को सिखाने का दम था, उधर वहीं से निकला है सभ्यता। भारत की जितनी भी है संस्कृति, जितनी भारत की है, उसका स्रोत सदैव वहां रहा है, सदैव वहीं रहा है, वहीं से सीखे हैं। तो हम सब बाकी भारतवासी आभारी हैं उस कश्मीर की धरती के, जहां पर कि महान सब तक्षशिला नालंदा की बात सारे जानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शायद उससे भी महान शारदा पीठ था, ज्ञान की यूनिवर्सिटी शारदा पीठ उससे ज्यादा महान थी। वो इतिहासकारों ने जैसे चाहे प्रोजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन अध्यात्म की, ज्ञान की, कला की, आस्था की, विज्ञान की, हर एक चीज का उद्गम कश्मीर तो जनक हुआ करता था। इट वाज द एपिसेंटर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, द प्राउडेस्ट and the most advanced brains and people existed there, and they should be very proud of their ancestors. उनको गर्व होना चाहिए कि हम उन पूर्वजों के संतान हैं जिन्होंने जो दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस थे, जिनका ज्ञान, विज्ञान, सोच समझ, सृष्टि की, ब्रह्मांड की, हर एक चीज की रचनाएं जो की है, नाटकों की रचना सबसे पहली दुनिया की, शायद आई मे बी मिस्टेकन, शायद सबसे पहले वहीं हुई। तो वहां से हुआ है सारा कुछ, वहीं से। तो उनको तो बड़ा गर्व होना चाहिए कश्मीरियों को। एंड इट्स टाइम दे गेट बैक इनटू देयर रोल, इट्स टाइम कि वो अपने उन पूर्वजों के इस महान जो उनका स्तर था उसके दे लिव अप टू दैट रेपुटेशन, एंड अगेन शो, फॉरगेट अबाउट वी, दे शुड अगेन मूव ऑन। उस धरती में है, दे जस्ट नीड टू कनेक्ट, देयर इज मैजिक इन दैट लैंड। वो कनेक्ट करेंगे तो देखिए आप फिर से एक बार वो ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के चरम उत्कर्ष पर पहुंचेंगे,
और वहां से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। हम आज पूरी दुनिया वाले सोच रहे हैं हम कश्मीर को रास्ता दिखाएंगे। कश्मीर की मिट्टी में इतना सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया को वहां से रोशनी मिल सकती है। सर एक और फैक्टर है टेररिज्म के हवाले से, वो है नक्सलाइट। उसको नक्सलाइट टेररिज्म, हाँ, जो इंडिया में खास तौर पे ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, नक्सलाइट टेररिज्म। उसको कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? ये जो फेथ बेस्ड टेररिज्म है खास तौर पे कश्मीर में, तो ये कैसे मुख्तलिफ है और इसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं? देखिए एक्चुअली मैं बताऊं, बुनियादी कारण एक है, बुनियादी कारण सिर्फ एक है। जब भी पता है दुनिया में, जब भी कोई एक दूसरी सभ्यता किसी और सभ्यता को इन्फ्लुएंस करने का जुनून, पागलपन चढ़ जाता है ना, जब किसी को कि मुझे उस सभ्यता को इन्फ्लुएंस करना है, तोड़ना है, बढ़ाना है, कैप्चर करना है, चाहे जो भी हो, बट उसमें इंटरफेयर करना है, इससे बड़ी पागलपन मानवता के इतिहास में और कुछ किया नहीं है किसी ने। बहुत सारे पागलपन किए इंसान ने, लेकिन इससे बड़ा कोई पागलपन, मेंटल बैंकरप्सी, perverted mindset, there's no bigger mindset than this, that humankind whenever they have thought to go and influence someone else, that is the basic reason. Now वो basic reason में the Kashmir based terrorism is based on faith, the Naxalism based terrorism is based on an ideology. अब उसको तो है ना, ये दोनों हथियार हैं, सामने वाले को मारना है तो वो एक फेथ का हथियार लेके आता है, ये एक नक्सलाइट वाला जो है आइडियोलॉजी का हथियार लेके आता है। लक्ष्य दोनों में से किसी का भी अच्छा करने का नहीं है, बर्बादी करने का ही है, लेकिन अब वो ये आइडियोलॉजी का हथियार लेके आया है और लोगों को भड़काना, उनको लड़ाना, और दूसरे को, मतलब होता है ना, जब हम पड़ोसी का प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, अपने बगल के घर में पड़ोसी को, तो बच्चे को बाहर जब मिलता है तो उसको भड़का देते हैं कि तेरा भाई गलत है, तेरा ये गलत है, तेरे पास तो साइकिल है, उसके पास तो बाइक है, तो जा उससे लड़, उस घर की शांति खराब करेंगे। तो वही है, कोई आके भड़काता है, और फॉल्ट लाइन्स तो हर देश में मिल जाते हैं। और दुर्भाग्य से क्या था कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था, उसके बाद आए बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने इस धरती को लूटा, खसोटा, नोचा, हत्या की, बलात्कार किया, बहुत किया। उसके बाद फिर गोरे आए, उन्होंने भी वही काम किया, और बाकी ठीक है, हत्या, बलात्कार और वो सब किया। उसके साथ साथ सभी ने इस देश की आध्यात्मिकता और आस्था का बलात्कार करने का प्रयास किया। किसी ने तलवार के दम पर, किसी ने व्यापार करने का प्रयास किया आस्था का। अब उसके कारण क्या हुआ कि जब हम अपने आस्था और विश्वास पे हम कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि उस पर इतना प्रहार हुआ कि हमारी आस्था, और हमारे में भी कुछ त्रुटियां थी जिसका शत्रुओं ने फायदा उठाया, टू बी कंसीड, वी कैन नॉट से दैट हमेशा उन्हीं के दोष, हमारे में त्रुटियां थी, तो उससे हमारी जब आस्था, हम कमजोर हुए, तो जब कमजोर होंगे तो फिर आप एक बार आस्था और विश्वास पे और सिविलाइजेशनली जब आप व्हेन वी स्टार्ट गोइंग वीक, देन एवरीथिंग बिकम्स वीक, फिर आप गरीब भी हो जाएंगे, भूखे भी हो जाएंगे, नंगे भी हो जाएंगे। अब जब in the state of spiritual mental poverty, if you have that poverty, it will result into every other physical poverty, तो उसको भड़काना आसान हो जाता है। Why I'm telling you, I'm coming to Naxalism, obviously गरीबी हो गई इतने साल की गुलामी बर्बादी के बाद, अब गरीब आदमी को भड़काना आसान है। अभी इसी देश में एक आदमी थे, आचार्य विनोबा भावे, तो समाज में असमानताएं थी, हर समाज में होती है, जब विकास करता है तो असमानताएं आती हैं, तो कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे बढ़ गए, वॉट एवर इज द रीजन, आई एम नॉट कमिंग। तो ऑब्वियसली जो नीचे रह गया उसको ऊपर वाले से ईर्ष्या होगी, जलन होगा, कहीं भी होगा। तो इस बात को इसी देश में एक आचार्य विनोबा भावे थे, उन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। उसमें वो बड़े लोगों को समझा बुझा कर उनको शेयर करने के लिए बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हो गया, शेयर करो इसको लो नीचे वालों के साथ। दैट वाज द राइट वे टू क्रिएट इक्वालिटी, दैट वाज द राइट वे। बट हमारे देश के दुश्मन, उन्होंने कहा कि यार अगर इस तरीके से प्यार से समझा के ये सब इक्वल हो गए, गरीब अमीर का फर्क हट गया, तो फिर तो हम इंडिया में तोड़ेंगे कैसे, भड़काएंगे कैसे?
So that moment was hijacked. It was not allowed to succeed by powers whosoever it is and not doing to get into politics. So that the inequality remains, or tribal remains a tribal, and they remain that way. And the other guys continue to grow rich. And the way the modern system है, इसमें अमीर आदमी अमीर होता है, गरीब आदमी गरीब होता है. तो उसके बाद वो गरीब आदमी को भड़काया गया कि देख उसके पास क्या है, तेरे पास कुछ नहीं है, हथियार उठा, मार, हम तेरे पक्ष में हैं. अब वो गरीब आदमी जब भूखा पेट होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता. मैंने कहा ना, पहले से ही हमारा आध्यात्मिक पतन हो चुका था. आध्यात्मिक और बौद्धिक पतन जब हुआ तो उस ऐसे व्यक्ति को जो मेंटली और स्पिरिचुअली डाउन है, लोअर लेवल पे है, उसको भड़काना बहुत आसान रहता है. एंड दैट इज व्हाट इज नक्सलिज्म, एंड द एनिमीज आर एक्सप्लॉइटिंग इट. The enemies are exploiting it, but I'll not blame them. Naxalism के साथ साथ I'll tell appeal to everyone in this country, all those who are better off. Please, please share your resources or devise a system. There are enough intelligent people, बहुत समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं. I'm not an economist, I'm not an industrialist. मुझे व्यापार की समझ नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ. आपके पास है, आप कृपया करके उसको कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए इस देश में जो है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाना चाहिए, दैट इज राइट, बट इतना ना हो कि इतनी ज्यादा गैप ना हो कि नीचे वाला आपके धन धान्य को देख के ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे. मेरा पेट भरा है खिचड़ी खा के भी, तो आई एम हैप्पी. आपका पेट पकवान से भरा होगा, मुझे कोई बात की ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं अगर भूखा हूं ना तो मुझे आपके पकवान फिर नोचने का मन करेगा. उतना गैप नहीं होना. वो गैप अगर भर दें हम तो दैट इज व्हाट इट इज. अदरवाइज दोनों, आपने कहा ना, टेररिज्म और ये दोनों एक ही चीज है. एक दूसरे, किसी दूसरे देश की सभ्यता में, उस देश की अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने का तरीका है. कारण ढूंढना है. एक को आस्था के नाम पे भड़काया गया, एक को उसकी गरीबी के नाम पे भड़काया गया. दैट इज अबाउट ऑल. सर, भारतीय सेना का जब हम नाम सुनते हैं तो ये एक यूनाइटेड सेना है, यूनाइटेड आर्मी है, और उसमें कोई ब्रादरी, कोई रिलीजन, कोई एथनिसिटी, कोई कास्ट, क्रीड, कल्चर कुछ भी हावी नहीं है. लेकिन फिर भी एक हम हमेशा सुनते थे कि भारतीय सेना के जो सबसे गबरू हैं वो मार्शल रेस पंजाब से हैं या राजपूत हैं. लेकिन जब हमने लद्दाख में देखा तो सुना कि चाइनीज लोग बिहार रेजिमेंट से खौफ खाते हैं, बिहार रेजिमेंट के शत्रुओं से खौफ खाते हैं. फिर आज आपके सामने बैठ कर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक रियल सोल्जर के साथ हूँ. कुछ बिहार के जो शत्रु हैं उनके बारे में बताएं कि ये भारत के खामोश शत्रु हैं जो इतने खतरनाक हैं कि चाइनीज उनसे डरते हैं. देखिए आरिफ जी, ये जो है ना मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अंग्रेज अगेन हम लोगों के बीच में फूट डालने के लिए बना के चलेगा. तुम बड़े हो, तुम छोटे हो. जाति में भी था थोड़ा बहुत हमारे में, बट उसमें भेदभाव उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के घटा के, वो भी उन्हीं का काम था. और थोड़ा था उसमें, मतलब था, चिंगारी थी, उसको भड़का के उन्होंने शोला बना दिया. तो एक ये उनका कॉन्सेप्ट था. और कहीं ना कहीं शायद 1857 वाले गदर में इसको बोलते हैं अवध वाला बेल्ट जो है, वहां के लोगों का काफी योगदान था उसमें. तो वो मंगल पांडे जैसे जो लोग हो गए, तो शायद कहीं ना कहीं उनको अंदर एक ग्रज रहा होगा कि वी हैव टू पुट देम डाउन. सो उसके बाद से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि ये लोग, मतलब एक इमेज बनाने की कोशिश करी. बट वो ठीक है उन्होंने जो बनाई, बट इंडियन भारत जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आर्मी अपनी इंडिपेंडेंट हो गई. तो आर्मी के अंदर ऐसा कभी भी नहीं था, क्योंकि आर्मी में तो है ना, बाहर तो ठीक है, बात की बात है ना, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, कोई भी खेल की टीम होती है, जब तक मैच शुरू नहीं होता तब तक लोग लिखते हैं दिस टीम इज गुड, दिस टीम इज बैड, बट वंस यू एंटर द ग्राउंड सबको पता कौन क्या है. तो आर्मी तो ठीक है, बाहर वाले बाहर से देख रहे हैं, आर्मी तो अंदर लड़ रही है, गेम सब कुछ कर रहे हैं. तो आर्मी में इट डिडंट टेक even a moment for people to realize who is good, and everybody was as good or as bad. And what we say in the army is, all the troops are the same. It all depends upon who is leading. जो लीडर अच्छा मिल जाए तो सारे ट्रूप्स हमारे सारे के सारे एक से एक बहादुर है. हाँ, सबके अलग अलग ट्रेड्स जरूर हैं और बड़ा मजा आता है. एक गोरखे के साथ नौकरी करें अलग आनंद है, एक सिख जवान के साथ नौकरी करें अलग आनंद है, साउथ इंडियन के साथ करें उसका अलग है ट्रेड, मराठा के अलग है, बिहार रेजिमेंट का अलग है, सबके अलग अलग ट्रेड है. तो वो ट्रेड है, एंड दैट इज ऑल. अदरवाइज सारे के सारे दे आर सेम. बट आई स्लाइटली करेक्ट यू, ये बात गलत है कि आर्मी में कास्ट नहीं है, ये नहीं है, क्रीड नहीं है. हमारे बिल्कुल है कास्ट.
हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स हैं, यू नो, देयर इज अ राजपूत रेजिमेंट, देयर इज अ जाट रेजिमेंट। एंड मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा, समाज में भी कास्ट का होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग। समाज में कास्ट का होना कोई गलत नहीं है, और कास्ट क्या अभी नहीं है। आप पुरानी व्यवस्था को छोड़ दें, जहां भी काम कर रहे हैं, मैं तो जैसे मैं आजकल हॉस्पिटल में जाऊं तो ठीक है, डॉक्टर्स अलग, नर्सेस अलग, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अलग, तो अपने कर्म के आधार पर तो वो आइडेंटिफिकेशन तो बनेगा ही ना ऑलवेज। इंजीनियर है भाई, कहीं पर आप देखिए, अगर 500 लोग एक जगह पर एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं और मान लो फ्लाइट कैंसिल हो गई, 2 दिन रहेगा, तो आप देखिए धीरे धीरे वो एक काम करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सारे डॉक्टर एक साथ बात करेंगे, सारे इंजीनियर एक तरफ हो जाएंगे, सारा वकील एक तरफ हो जाएंगे। दैट एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। अपने कर्म के साथ या अपने स्टेट के साथ, अपनी भाषा के साथ आइडेंटिफाई होकर लोग आते हैं एक दूसरे के पास। सारे बंगाली एक साथ हो जाएंगे, सारे मद्रासी एक साथ, परफेक्टली फाइन। इंग्लिश स्पीकिंग एक साथ हो जाएंगे, इंटरनेशनल है तो अपने अपने देश के हिसाब से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज परफेक्टली फाइन। कास्ट इज फाइन, लैंग्वेज इज फाइन, यू नो, डिफरेंशिएशन बाय कंट्री इज फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट फाइन। रॉन्ग होता है व्हेन इट इज नॉट ओनली डिफरेंशिएशन बट डिस्क्रिमिनेशन। तो सर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो गलत होता है, आर्मी में वो नहीं है। बगल में एक राजपूत रेजिमेंट, एक जाट रेजिमेंट है, वो अपने राजपूत रेजिमेंट दुर्गे माता की जय करता है और जाट रेजिमेंट रामचंद्र की जय करता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं। नहीं, तो मुझे ये समझाएं कि क्या ये जो रेजिमेंट्स हैं उसमें, जैसे अब बिहार रेजिमेंट है तो उसमें सिर्फ बिहार के लोग हैं या जाट? मोर और लेस, यस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वहीं के लोग हैं, मोर और लेस वहीं के लोग हैं। राजपूत रेजिमेंट जाट रेजिमेंट जाट है, तो मद्रास रेजिमेंट में साउथ के लोग हैं, तो वो सिख रेजिमेंट सिख है, सिखलाई सिख है। मराठा रेजिमेंट में मराठे हैं सारे, मोर और लेस, राइट। तो वो इट एक्चुअली हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स टू फाइट बेटर, बिकॉज एक तरह की सोच है, एक तरह की वो है। एंड टू फाइट ए वॉर, अ बैटल, यू नीड, आपको मोटिवेशन के जितने कारण मिल जाए उतने बेटर है। तो देश कारण है, अपना बगल का साथी कारण है, और फिर देश तो है ही है। बोले यार चलो आज तो मराठों की इज्जत की बात है, तो वो भी एक कारण बन जाता है लड़ने का। यार आज तो जाटों की इज्जत की बात है, तो यार वो भी कारण बन गया। यार पंजाब रेजिमेंट है, यार पंजाब की इज्जत की बात है, वो भी एक कारण बन जाए। जितने कारण बन जाए, सो वी यूज दीज आइडेंटिटीज फॉर ए पॉजिटिव पर्पस। सो वी हैव दोस सेम रेजिमेंट्स लिविंग टुगेदर इन पीस और इन वॉर। So they are called a Jat regiment, they are called a Maratha regiment, but there is no discrimination. There is a differentiation, but no discrimination. No discrimination, and that is what this society should learn. Discrimination नहीं। अच्छा सर, एक बड़ा इशू है ग्लोबल टेररिज्म में, उसकी तरफ जाने से पहले भारत के हवाले से एक आखिरी सवाल मेरा है। वो है कि चाइना के साथ काफी मसले चल रहे हैं, और अभी लद्दाख में चाइना ने रात के अंधेरे में हमला करके कुछ भारतीय सेनाओं को शहीद भी किया। तो इसके बाद भारत ने सही तगड़ा जवाब भी दिया। एक तो आपके भारत के ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि चाइना ने कोई भारत के इलाके बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है। तो पहला सवाल तो ये कि क्या ये सच है, और दूसरा ये कि क्या आप कोई जंग होती देख रहे हैं चाइना के साथ? देखिए, मैं ना इंडियन आर्मी का एक मिड लेवल ऑफिसर हूँ, तो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैं कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हूँ। सो वो लेवल मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। एंड वो जंग होगा या नहीं होगा मैं ये नहीं कह सकता, बट एक बात है कि आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग। फिजिकल बैटल का पता नहीं, बट वी हैव हैड अ वेरी वेरी ग्रेट परसेप्शन बैटल वी हैव वॉन। ये 1962 से एक परसेप्शन बैटल प्रोपेगेंडा चाइनीज का चल रहा था, तो वो प्रोपेगेंडा उन्होंने बंद कर दिया। उनको समझ में आ गया है, एक बार दो हाथ हो गए हैं, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, होता है ना, बहुत अच्छा हुआ। तो उनको अपनी औकात पता चल गई है कि कितने पानी में है वो। और आई एम टेलिंग यू, आज की डेट में लड़ाई से इफ एनीबडी really scared, a nightmare for the war is a nightmare if it is for anyone, it is for China today. As Chinese must be dreading to take पंगा with us. एक भ्रम में वो रह रहे थे, और हमने भी शायद पता नहीं, we let them be in that illusion बार बार। बॉर्डर एक्टिवेशन जब भी आते थे ना, उनको
बॉर्डर की जब वो मीटिंग होती है तो उनको ना रटा के भेज दिया जाता था। 62 से ये चल रहा था कि रिमेंबर 62, रिमेंबर 62, रिमेंबर 62। अब बोलना बंद कर दिया उन्होंने, अब बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब बोला है ना 62 बहुत हो गया, रिमेंबर गलवान। पसीने छूटने लगे उनके, अब उनके पसीने छूट रहे, तो वो भ्रम उनका खत्म हो गया, दैट्स इट्स ऑल ओवर। अच्छा हुआ। एंड हमारे में तो था विश्वास, लेकिन जो भी था पॉलिटिकल विल की कमी थी थोड़ी। पहली बार सरकार ने थोड़ा सा वो पॉलिटिकल विल दिखाया, गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू कैन, एंड इंडियन आर्मी हैज शोन देम देयर प्लेस, जहां पर उनकी औकात है, उस औकात में उनको उनकी सही जगह दिखा दी गई है कि कैसे है। एंड आई थिंक इतना, वैसे तो बेवकूफ लगते हैं चाइनीज, लेकिन शायद इतने बेवकूफ ना हो। इफ दे गो थ्रू द मिलिट्री हिस्ट्री, so many battles have been fought by numerically inferior army, have beaten a superior, numerically better equipped army hands down, and the Chinese know कि उनका हश्र यही होगा। they cannot। उन्होंने तो ना उन्होंने लड़ाई देखी है ना कुछ देखा है। एंड एक और मैं बताऊं, अगेन चाइनीज नो विद इन देमसेल्व्स दैट दे आर नॉट गुड फॉर एन बैटल। आप देखिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो सुपर पावर कभी भी किसी भी मोमेंट पे अपने आप को समझते थे या आज भी समझते हैं, या नॉट एन सुपर पावर, जस्ट ए पावर, कि वी आर ए बिग पावर इन दिस वर्ल्ड, राइट, राइटली और रॉन्गली। आप देख लिए अमेरिका है तो देखो कहीं ना कहीं जाके उनके मिलिट्रीज जाती रहती हैं, फ्रांस की मिलिट्री जाती रहती है, ब्रिटेन की मिलिट्री जाती रहती है। एंड चाइना विच इज एक्चुअली ड्रीमिंग टू बी ए पावर टुडे, अपने गली से बाहर नहीं निकलता। आप बताइए कहीं दुनिया का एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां चाइना लगा हुआ, हिम्मत नहीं उनमें, बिकॉज उनको पता है हमारी औकात ही नहीं है। वो इथियोपिया में नहीं जाके लड़ सकते, वो क्या बात करेंगे भारत से, किस बात की पंगा ले रहे हैं, उनसे इथियोपिया में नहीं जाया जाएगा। तो यूएन मिशन में आई डोंट नो, आई एम नॉट डन दैट रिसर्च राइट, बट मैंने सुना नहीं है कभी कि यूएन मिशन में भी उन्होंने अपनी फौज भेजी, कि वहां भी जाके वो ठोक देगा कोई, रोड साइड ट्राइबल होते हैं ना, जो यूएन मिशन जनरली डिस्टर्ब्ड इलाकों में जाता है ना, सोमालिया, जो रोड साइड मतलब छोटे मोटे वो रिबेल्स होते हैं। आई थिंक दे डोंट इवन हैव दैट कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन देम आल्सो। फॉरगेट अबाउट इंडिया यार, वो तो बहुत बड़ी चीज है, उनके औकात से बहुत ऊपर है इंडिया, एंड दे नो इट वेरी वेल। Whether our opposition agrees or our politician agrees or not, they must be having their own reasons to say so or not say so. I'm not a strategic expert, but the Chinese know it very well कि उनके औकात से बहुत ज्यादा आगे है इंडिया, भारत। यहाँ पर मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, ये निशान है मेरे गले में, ऐसे निशान वाले न जाने कितने हैं फौज में मेरे, जिन्होंने खून देखा है रोज। चाइनीज ने तो शायद वो बोलते हैं ना, वो ब्लड टेस्ट लेते हो खून लेते हैं ना, उससे ज्यादा खून नहीं देखा मैंने। ब्लड टेस्ट करने के लिए सुई चुभ होते हैं तो जितनी खून निकलती है, इससे ज्यादा चाइना की आर्मी ने खून देखा नहीं है। तो कहाँ उनका वादा और कहाँ हमारा वादा। मैं बता रहा हूँ कि जस्ट इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, दो इट्स एन एनिमी कंट्री, बट आई विल टेल यू वन थिंग। वैसे आज की जो जियो स्ट्रेटेजिक जो समीकरण है उसमें पाकिस्तान और चाइना दोस्त है, सॉरी हाँ आपस में दोस्त हैं, बट लेट मी टेल यू, पता नहीं कभी कुछ हो जाए, चाइना की पाकिस्तान से भी टक्कर लेने की औकात नहीं है। इंडिया तो बहुत दूर है, क्योंकि पाकिस्तान के सिपाही ने भी खून खराबा देखा है, क्योंकि वो हमारे सामने है, हम लड़ते हैं तो हमें पता है दे आर ऑल्सो बैटल हार्डेंड एनिमी, नॉट एज गुड एज अस बट डेफिनेटली देखा है उन्होंने। चाइना ने तो मैंने कहा ना, ब्लड टेस्ट वाले खून से ज्यादा खून नहीं देखा पिछले 50 सालों में। वो क्या लड़ेंगे, वो पहला खून देखते ही बेहोश हो जाएंगे वो, they just can't see it, and that's what is happening। गलवान में उन्होंने देखा, उसके बाद से they've been shooting bricks। There is just no question, there is just no match। as far as हौसले की बात है, ताकत की बात है, सोच की बात है, हिम्मत की बात है, बहादुरी की बात है, forget about it, Chinese are just no match to us, just no match to us। अच्छा सर, 9/11 2001 को जब अमेरिका में हमला होता है, टेररिज्म से भी पहले थी, लेकिन इसके बाद ये एसोसिएट हो गई इस्लामिक टेररिज्म के साथ, और फिर भारत में होता है, मैड्रिड में होता है, ये पूरे दुनिया में कई जगहों पे इस्लामिक नाम पे टेररिज्म होती रही। एक आर्मी बनी ISIS, तालिबान,
ये सब इस्लामिक बेस्ड थी, तो उसको भी इस्लामिक टेररिज्म कहते हुए दुनिया का हर मुल्क डरता था। अब जाकर फ्रांस ने ओपनली कहा कि हाँ जी, हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो इस्लामिक टेररिज्म है। फिर परसों तरसों ऑस्ट्रिया में जो होता है उस पर भी ऑस्ट्रिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस्लामिक टेररिज्म है। अब खुद लोग कह रहे हैं, अभी भी भारत इस टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहता। आप क्या समझते हैं, ये ग्लोबल टेररिज्म का कोई खात्मा नजर आ रहा है आपको जो फेथ बेस्ड है? देखिए, जिस रास्ते पर वो चल पड़े, विजुअल थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। वी कैन नॉट लिव इन एन इल्यूजन, है ना। ब्रह्मांड के नियम है ना, आई टोल्ड यू देयर आर कॉस्मिक लॉज, इट डजंट स्पेयर यू। वी कैन लिव इन एन इल्यूजन, बट वो इट विल ऑलवेज कैच अप। प्रेजेंटली जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, जिस कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते पर वो लोग चल पड़े हैं, इफ दे डोंट मेंड देयर वेज, देन ईदर द टेररिज्म पेरिशेस और दे पेरिश। और अगर धरती पे मानव रेस ने खत्म हो जाना है तो दे विल विन। आई डोंट नो, बट द डे दे विन, दैट इज द एंड ऑफ दिस ह्यूमन रेस। अदरवाइज दे शुड पेरिश। दैट इज अबाउट ऑल। और मैं एक बात बताऊं आरिफ जी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। आप जिस ईश्वर के नाम पे लड़ रहे हो, मुझे लगता है कि दूसरा बदनाम करे, सबसे ज्यादा तो आप खुद बदनाम करो। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब जेएनयू में नारा लगा था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नारा लगा था, यकीन मानिए। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने कहा ना, मैं बचपन से वैसा व्यक्ति हूं जो किसी भी को भी आराम से मान लेता हूं भगवान। वो बेसिक भारतीय चरित्र है। आज भी हम मंदिरों में घूमने जाते हैं ना, तो एक ना एक ऐसी मूर्ति दिख जाती है, चाहे बड़ा पंडित भी हो ना। आज तीर्थ करने निकल पड़ो छोटे मोटे मंदिर में, आपको एक ना एक ऐसा देवता मिल जाएगा, देवी मिल जाएगी जिसका आपने नाम नहीं सुना, है ना। मैं अब पहली रेजिमेंट में गया तो वहां पर मेरे जवान थे, बोलो करनी माता की जय। मैंने करनी माता सुना ही नहीं था। बट एक हमारे बेसिक डीएनए है, नाम लिया कि ये देव है, ये पूज्य है, तो जय। हमें हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, इनका बताओ कब पैदा हुए, इनकी किताब बताओ, ये बताओ, कुछ नहीं। अरे आपके लिए पूज्य है, जय, प्रणाम। ये हमारी सोच है। तो हर व्यक्ति जो पूज्य किसी के लिए है, वो मेरे लिए पूज्य है। जो आपके लिए सम्मानीय है, वो मेरे लिए सम्मानीय है। ये मेरे भारतीय संस्कार है, ये भारत की संस्कृति है। तो इसीलिए वो जब बोलते हैं ना, मैं कहा भी है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप ये है कि माई गॉड इज द ओनली गॉड। इससे बड़ा कोई अभिशाप रहा नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना बड़ा डिबेट, बहस की क्या जरूरत है? इट्स सो डैम ऑब्वियस। यू लॉस्ट अबाउट 1 बिलियन लाइव्स इन दिस बैटल, यू नो दैट। जब से ये शुरू हुआ है कि मेरा भगवान, मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से बड़ा है, और यही एक ईश्वर है। हम 100 करोड़ आदमी मारे जा चुके मनुष्य, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। Still the world is hesitating. The concept is wrong. I'm coming back to the JNU episode. Why I'm telling you so? I respect every God, every form of God. मैंने कहा वो मेरी बेसिक संस्कृति है। अगर उस दिन जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, I felt hurt for 2 reasons. Firstly, obviously I felt bad because भारत के टुकड़े की बात करेगा तो बुरा तो लगेगा। दूसरा, उसके आगे एक ईश्वर का नाम लिया जिसका मैं सम्मान करता हूं। मुझे पता नहीं बाकी मुसलमान लोगों को, जिनका कि वो एक मानते हैं, उन्हें बुरा लगा कि नहीं लगा। अब कल्पना कीजिए कि अगर वहां बोलता भारत तेरे टुकड़े होंगे भोले शंकर की कृपा से, आई एम टेलिंग यू, हर शिव भक्त वुड हैव बीन डिवास्टेटेड। यार मेरे भगवान का नाम कहां, मेरे भगवान के नाम पे ये अनर्थ क्यों डाल रहे हो कि भगवान शंकर भारत के टुकड़े, कमान, मतलब ऐसा अनर्थ भगवान शंकर के नाम पे क्यों डाल रहे हो? मेरे ख्याल से हर शिव भक्त बहुत पीड़ित होता, बहुत पीड़ित होता। और मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां पर हुए होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन किसी ने एक्सप्रेस तो नहीं किया कि यार तुम अल्लाह का नाम क्यों खराब कर रहे हो। वो आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल्लाह के नाम पे रखा हुआ उसने। मुझे आश्चर्य होता है कि सो कॉल्ड बाकी लोग जो कि बोलते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ भी करेंगे, तुम्हारे अल्लाह के नाम पर वो इस धरती पे अधर्म करने का संगठन बना रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अल्लाह, वो अगर किसी भी नाम से रख दे,
मैं सारे ईश्वरों को उतना ही सम्मान करता हूं। इसी भी ईश्वर के नाम से किसी अधर्म का नाम रख दिया जाए तो मेरे लिए तो अपमान की बात है ना। अगर मैं उस ईश्वर का भक्त हूं तो उस ईश्वर में मेरी श्रद्धा है तो, चाहे वो गुरु नानक का नाम हो, चाहे वो बुद्ध का नाम हो, चाहे वो अल्लाह का नाम हो, चाहे वो जीसस का नाम हो, चाहे वो शिव का नाम हो, चाहे वो बजरंगबली का नाम हो, चाहे वो राम का नाम हो, उसके नाम पे अगर कोई बोल रहा है कि मैं बलात्कार करूंगा, मैंने एक संगठन बनाई है जिससे मैं लोगों की हत्याएं करूंगा, उसका नाम मैंने एक ईश्वर के नाम पे रखा है, सबसे पहले तो पीड़ा उनको होनी चाहिए। जेएनयू में जब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि लोग आ जाएंगे सड़क पे, मुझे ऐसा लगा, या खुद मीडिया में बोलेंगे यार बाकी ठीक है, भारत की बात बाद में, यार अल्लाह का नाम क्यों नीचे कर रहे हो यार तुम, इतने अनर्थ काम के साथ, इतने उस पावन खुदा का नाम तुमने जोड़ दिया इसके साथ, यार ऐसा तो ना करो यार, कौन है ये लोग। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, शायद मैंने सुना नहीं है, मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं, हो सकता है हुआ होगा, आप एक्टिव रहते हैं, आप बताइए अगर आपने सुना हो कि किसी को बुरा लगा हो, हर्ट हुआ हो। I felt hurt that my God has been associated with such an heinous thing. I don't know if somebody felt bad. He should have, मैं हत्या की बात नहीं करता, बट अगर कोई गर्म होके बोलता कि अब तो भाई जिसने नाम लिया मैं उसको गला काट दूंगा, जिसने मेरे अल्लाह को बदनाम किया है, जिसने मेरे ईश्वर को बदनाम किया है, मैं उसका गला काटूंगा। I don't approve of it, but I would have still understood the agony and the pain by which someone says so. Nobody did that. So I don't understand ये क्या है। मतलब एक तरफ बोलते हैं कि नहीं नाम लिया, उनको बदनाम किया तो हम काट देंगे, तो इससे बड़ी क्या बदनामी है। उनका नाम लेके अनर्थ के साथ, अधर्म के साथ, पाप के साथ उसका नाम जोड़ दे रहे हैं। उस नाम जोड़ते हैं, एक संगठन का नाम रखते हैं और उस संगठन के साथ जाके आप हत्याएं करते हो, बलात्कार करते हो और सारा काम करते हो। और मुझे नहीं समझ में आता कि उस ईश्वर के जो में जिनकी आस्था है उन्हें पीड़ा क्यों नहीं होती, हर्ट क्यों नहीं होता। इट शुड हर्ट ना। मुझे बहुत हर्ट होता, मुझे इसमें भी हर्ट हुआ, बट मैं आके बोलता तो लोगों को बेतुका लगता। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे को भगवान शिव का नाम लेते तो ज्यादा हर्ट होता, अल्लाह का नाम लिया तो कम हर्ट होता। नहीं, मैं सारे ईश्वरों में बराबर करता हूं ना। मैंने कहा ना, मैं तो बचपन से हूं, जो मूर्ति देखता हूं उसको मान लेता हूं। बोलते ना कि आज यहाँ पर इनका चलता होगा भाई हमारे फादर की ट्रांसफर हुई, वहां गए दूसरी मंदिर में, मैंने कहा यहाँ इनका इलाका होगा, इनका नाम ले लेते। मेरे लिए तो इस यू पीपल टॉक ऑफ कन्वर्जन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कन्वर्टेड माय फेथ। जहां जिसका चला मैंने नाम ले लिया, भाई काम होना है तो ठीक है। तो आई डोंट नो, आई फेल्ट हर्ट बट आई न्यू द वे द वर्ल्ड थिंक्स। अगर मैं बाहर आके बोलूंगा तो लोग बोलेंगे पागल, आज आपने मेरे मन से निकलवाई ये बात। लेकिन मुझे लगा कि बाकी को क्यों नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव का नाम लेते तो मुझे ज्यादा होता और अल्लाह का नाम लिया तो कम हुआ, मेरे लिए सारे बराबर है। उस दिन भी उतना ही हर्ट था, दोनों कारणों से। पहला देश और दूसरा एक ईश्वर का नाम लेके आपने उस अधर्म के साथ जोड़ा। किसी को क्रोध नहीं आया, किसी को रोष नहीं आया, किसी को पीड़ा नहीं हुई। हुई होगी तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं, आप बताइए अगर हुई हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप सबसे ज्यादा आप खुद अपने ईश्वर को बदनाम कर रहे हो, आप खुद अपने ईश्वर को बदनाम कर रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे कोई लॉजिक इसका समझ में नहीं आता। अरे भाई मैं बताता हूं, कुछ अपराध होते हैं ना, आदमी चोरी करता है, डकैती करता है, भ्रष्टाचार करता है, किस भावना से प्रेरित होकर करता है? लालच, लालच से करता है। बलात्कार करता है, किस भावना, किस मानसिक विकृति से प्रेरित होकर करता है? वासना, हवस। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देशद्रोह आदमी किस मानसिक विकृति से प्रेरित होकर करता है। पता नहीं, मैं बहुत छोटा दिमाग है मेरा, लेकिन ये प्रश्न आता मेरे मन में। उस कहीं वो बाकी ठीक है, चोरी डकैती वो लालच से किया होगा और बलात्कार उसने हवस या वासना के मानसिक विकृति से प्रेरित किया होगा। लेकिन देशद्रोह, अपनी धरती से द्रोह, अपने देश के खिलाफ काम करना,
कौन सी मानसिक विकृति होगी उसका तो मुझे परिभाषा भी नहीं पता. आई डोंट नो इफ देयर इज अ वर्ड दैट हैज बीन डिफाइंड टू नेम दिस हीनियस मेंटल एटीट्यूड. देशद्रोह कैसे करूं इसका तो मुझे आई डोंट नो. हाउ कैन समवन डू दिस? अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से, आई डोंट नो. आई कम अक्रॉस, आई गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड टॉक टू यूथ, एंड मैं देखता हूं कि द यूथ आर बिजी टॉकिंग अबाउट हमें पहचान बनानी है. वी वांट टू हैव एन आइडेंटिटी फॉर आवरसेल्व्स. एंड आई टेल देम, कम ऑन मैन, आप आगे की आइडेंटिटी की बात कर रहे हो. डू यू नो योर प्रेजेंट आइडेंटिटी? अभी क्या है आपकी पहचान? डू यू नो दैट? इफ यू डोंट नो दैट, देन फ्यूचर आइडेंटिटी क्या बनाओगे यार आप? यू कैन नॉट मेक एन आइडेंटिटी इन एयर ना. यू हैव टू ग्रो फ्रॉम समवेयर ना. फ्लोटिंग पेड़ तो नहीं होता ना, हवा में कोई फ्लोटिंग पेड़ तो नहीं है. दैट ट्री हैज टू बी कनेक्टेड टू दिस लैंड समवेयर ना. एंड अगेन कॉस्मिक लॉ है, सृष्टि का नियम है, जितनी नीचे जड़ी रहेंगी उतना ऊपर पेड़ जाएगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ जो है वो 100 फीट 200 फीट लंबा है और जड़ें उसमें मात्र 1 मिलीमीटर नीचे है. ऐसा तो नहीं होता ना. घास की जड़ हो सकती है, घास की जड़ हो सकती है कि इतनी सी हो, वो घास भी इतना ही है. तो आप बोल रहे हो मुझे बहुत ऊंची पहचान बनानी है, नीचे पीछे की पहचान आई डोंट केयर. आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई. मुझे उससे कनेक्ट नहीं होना, मुझे उससे जुड़ना नहीं. मैं आगे जाऊंगा. किस भ्रम में है और कौन भड़का रहा है इनको? कौन भड़का रहा है इनको? तुम्हें अगर अपनी पिछली पहचान नहीं है तुम्हारी तो सॉरी यार, सॉरी. देखिए, मैं एक बार ना, मैं एक जिंदगी में ना एक ही बार, नॉट दैट आई एम ए वेरी ग्रेट स्पीकर, बट जनरली मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं. जब कुछ ना कुछ तो बोल ही लेता हूं अगर मेरे सामने ऑडियंस होती है तो दैट इज ओके. बट एक बार जिंदगी में आई डिडंट नो व्हाट टू स्पीक. ऐसे एक बार ऑडियंस मेरे सामने थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं. एंड यू नो वेयर आई इट वाज? अनाथ आश्रम में था मैं. अनाथ आश्रम में था और बच्चों के सामने जाने के पहले उनके जो ऑर्गेनाइजर थे, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर से बात करा था. तो बोले किसी को हम कचरे के पेटी से उठा के लाए हैं, किसी को मंदिर की सीढ़ियों से, किसी को मस्जिद की सीढ़ियों से, चर्च की सीढ़ियों से, सड़क पे, फुटपाथ पे, जहां तहां से ये बच्चे हम उठा के लाए और इनको हम पाल रहे हैं. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा जो सामने मेरे बैठे हैं, इनकी क्या इस वक्त क्या सोच रहे होंगे. और वो 15 अगस्त का था टाइम. मैं देश समझाऊं, फ्यूचर समझाऊं, जड़ें तो है ही नहीं इनकी, पता ही नहीं वो कुछ. बेचारा अनफॉर्चुनेट, दे डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम. मां का नाम नहीं पता, पिता का नाम नहीं पता, किस कुल से आते हैं वो नहीं पता, पूर्वजों का पता नहीं. हो सकता है दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे हों जो इलिजिटिमेट यूनियन का नतीजा हो, अविवाहित अनमैरिड पेरेंट्स के प्रोडक्ट हो वो, बट उन बच्चों का तो कोई दोष नहीं है. सो दे वर लुकिंग, मुझे उनकी आंखों में शून्य दिख रहा था. मैं ना रूट कनेक्ट करो तो ठक से कनेक्ट हो जाता ना. मेरे को जैसे ही बताया, आप चाहे जहां से भी हो, कोई भी कहीं से भी हो, आपने बताया आरिफ जकारिया वहां का रहने वाला हूं, यहाँ का रहने वाला हूं, खट कर मेंटल बन गया. ओके, आई नो whom आई एम स्पीकिंग टू. ये यहाँ है, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ गए थे, आपके पूर्वज यहाँ से गए, वहां गए, ये हुआ, पूरा मेरे दिमाग में आ गया. नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू. उनका मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं. इसको ये भी नहीं, उसमें तो ये भी नहीं पता कि शायद इस देश का हो या बाहर से कोई टूरिस्ट आके टपका के चला गया. What I'm telling is, वो तो चलो अनफॉर्चुनेट थे. जो लोग होशो हवाश में जानते हैं फिर भी अपने पूर्वजों को नकारते हैं, मैं उनकी मानसिक विपन्नता पर मुझे दया आती है. उनका तो बेचारा दुर्भाग्य है, आपका तो दुर्भाग्य नहीं है. आपको पता है फिर भी वो अपने पास्ट को, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को कटना चाहते हैं. एंड दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड. आई रियली पिटी देम. मुझे बड़ी दया आती है. कौन क्या सिखा के जा रहा है, किसको क्या सिखा के जा रहा है, कहां जाओगे, किधर ऊंचा बनाओगे यार.
कहां जाना चाहते हो आप? बच्चों को बोलता हूं बेटा कहां, आई वॉन्ट टू बी दिस दिस दिस। मैंने कहा आज क्या हो, व्हाट इज योर आइडेंटिटी टुडे? जैसे टुडे अगर मैंने कहा आज पूछेगा तो क्या बोलोगे? बोला आई विल से दैट टुडे माय आइडेंटिटी इज आई एम स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैंने कहा इज दैट योर आइडेंटिटी? ठीक है, एक लाइन में तो इतना बोलेगा, बट अगर मैं बोलूं कि और आइडेंटिटी बोल, गिव मी एटलीस्ट 100 वर्ड्स आइडेंटिटी, व्हाट विल यू से? देन दे आर एट लॉस। मैंने कहा क्यों? अगर एजुकेशन की बात करो, चलो एजुकेशन के रूप में आइडेंटिटी बात करो ना, सो वो पहला मास्टर जिसने आपको पेंसिल पकड़ के ABC 1 2 3 सिखाया था, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वो दोस्त जो आपके घुटने में जब चलते थे, आपके साथ जो वो भी खेलते थे कूदते थे, वो आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है। वो छोटा वो माता पिता जिन्होंने पहली बार उठाया, चाचा ताऊ, परिवार के लोग, पड़ोसी, खेले कूदे आंगन में, खेत में, खलिहान में, आप जिनके साथ बड़े हुए, पहली सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 10 रिश्तेदार दोस्त यार, मैंने कहा वो आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं। विदाउट दो, इफ यू डिस्कनेक्ट, इफ यू डिसएसोसिएट विद योरसेल्फ विद दैट आइडेंटिटी, तुम कौन से भविष्य की आइडेंटिटी की बात कर रहे हो? सेम इज कंट्री, सेम इज कंट्री, सेम इज सोसाइटी। What are we trying to say? And we are so fortunate, again I'm telling you, no, we are so fortunate that we have the most enriched, दुनिया की सबसे धनी सभ्यता के हम पार्ट हैं। No, दुनिया में जितने सिविलाइजेशन हुए, all of them been vanished, unfortunately. Unfortunately, we are the only original civilization which is surviving. एंड हम में से इसको कुछ लोगों को शर्मिंदा है। एंड एक बात बताऊंगा मैं आपको, आपके दर्शक शायद पूरी दुनिया में होंगे, भारत के बाहर जो होंगे, जो मूल रूप से भारत के नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, जो भारत के लोग नहीं हैं, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड whichever way, मैं इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। You know, it's a very long topic that the world is going the wrong way, right? इस दुनिया में जितने भी प्रश्न रहे हैं, all the questions that have existed in this universe have ever existed or still existing, भारत की भूमि में at some point of time हमारे इस पूर्वजों के पास उसका उत्तर था। राइट उत्तर की बात कर रहा हूं। इस देश में आप प्रहार कर रहे हैं इस सभ्यता को खत्म करने का। लेट मी टेल यू, इसके साथ साथ ये ऐसे इतना ना हमें कमजोर कर दें इस सभ्यता को, क्योंकि कल आप जब बुरी हालत हो जाएगी दुनिया की, उसका जवाब ये देश ही, इसी देश की मिट्टी से मिलेगा। द लास्ट एवरीबडी हैज लॉस्ट इट। था सब जगह, लेकिन आपने सारी ओरिजिनल सभ्यताएं खत्म कर दी। यही एक बची है। आप इसको भी अगर खत्म कर देंगे तो आप समझिए कि कल जब बर्बादी के कगार पे ये पूरा विश्व आएगा, तब दौड़ के जब आप देखेंगे इधर उधर कहां क्या किधर से निकाले हैं, तो अगर बस मनाइए इस बात का कि भारत की संस्कृति जीवंत रहे, छोड़ दीजिए इसको, आप फलने दीजिए। लेट अस ग्रो, लेट अस गो। इनफैक्ट यू शुड बी द वन टेलिंग अस कि हे इंडियंस, यू आर द ओनली वन लेफ्ट यार। तुम क्यों भूल रहे हो यार? प्लीज गो बैक टू योर रूट्स, फाइंड आउट दैट विजडम यार, बिकॉज वी ऑल टोटली we have all confused the entire world. हमने सब गलत कर दिया है। अब क्या? तो बोले भाई तेरे पास है आंसर, निकाल। तो we should actually, the world should encourage India, all Indians, they should request all Indians कि please go back to your roots, please go back to your land and do what your ancestors did. Connect to the soul and the conscience, connect to the cosmic wisdom. This art was only there in India. सिर्फ भारत के लोगों के पास ये ज्ञान था, ये साइंस थी। आप प्लीज जाइए, उसको ढूंढिए, उसको निकालिए, क्योंकि आप ही के पास वो रास्ता है जो इस दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकता है। ये पूरी दुनिया ने हमें कहना चाहिए। इसीलिए मैं इस दुनिया के हर जो विदेशी लोग हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प अस कनेक्ट बैक टू आवर रूट्स। वी आर द ओनली वंस हु आर लेफ्ट, फॉर्चुनेटली we are the only ones. Let us go back, help us rediscover the art of human
consciousness, connecting to the cosmic law and finding out all the solutions which are as per the cosmic law. You see, today we are trying to find out solutions which are, उसका हम ये नहीं देखते वो कॉस्मोस के हिसाब से है कि नहीं. It's just a solution. हम इस भ्रम में रहते हैं ना, when we dig out old civilization, so at times we feel we come under that illusion, you know, it appears कि थोड़ा बहुत विकसित थी ये सोसाइटी. हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा बहुत विकसित थी? क्योंकि हमारा विकास का एक इमेज बन गया है, यू नो, ह्यूज बिल्डिंग्स. ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें सभ्यता में. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग दिख नहीं रही है, कारों की, मतलब बहुत सारे यू नो, ट्रैफिक का कोई साइन नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे व्हीकल्स चलते होंगे, चाहे जैसे भी चलते होंगे. दैट मीन्स दे वर बैकवर्ड. ऐसा नहीं था. दे वर इवन मोर अहेड ऑफ अस. बट एज आई टोल्ड यू, वो अपने ज्ञान और विज्ञान को कभी भी सृष्टि और ब्रह्मांड के नियम को डिस्टर्ब करे उस रूप में नहीं प्रयोग करना चाहते थे. So probably they knew that too many vehicles will disturb the pollution, create pollution. Probably they knew that multi-story high-rise buildings is not good. So they didn't create it. Probably science थी उनके पास. So that is the reason because they knew कि विज्ञान है, but इसको हम कभी भी कॉस्मिक लॉ के बाहर, कॉस्मिक लॉ को डिस्टर्ब करने के लिए यूज नहीं करेंगे. We will do anything and everything within the cosmic law. So that is what they were doing it. That is why they were the most, you know, healthiest people. अभी सब जाके हम अब पुराने में ही जा रहे हैं. अरे हाँ, ये तो पहले भी था. हाँ, हेल्थ का ये राज तो हमारे आयुर्वेद में भी था. पहले बताया तो था, यही करना चाहिए था. अब ये हो रहा है. You know, what are we advancing today? क्या प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? I don't know. I was just probably in some years time, the pharmaceutical industry की जो total net worth है is going to be bigger than food industry. You know that? इस धरती पे दवाइयों की इंडस्ट्री का जो नेटवर्क है वो भोजन की इंडस्ट्री से ज्यादा होने वाला है. सो दैट इज द प्रोग्रेस वी हैव मेड एज फार एज साइंस इज कंसर्न. कम ऑन, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम? तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है दुनिया के. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी सिटीजन ऑफ आउटसाइड दिस कंट्री, प्लीज लेट अस बी. वी आर द ओनली वंस लेफ्ट. हम गए ना तो कल जब आग लगेगी ना तो उसकी आग बुझाने की चाबी सिर्फ हमारे पास है. हम भी खो चुके हैं काफी कुछ, बट हाँ, अभी भी अगर हमको आप शांति से एनकरेज करो कि भाई प्लीज, तो प्रॉब्लम वी कैन स्टिल फाइंड इट. वी कैन स्टिल फाइंड इट. इसी धरती पर है और कहीं नहीं है. ओनली दिस लैंड हैज इट. रेस्ट एवरीबॉडी इज फिनिश्ड. सारे खत्म हो गए. सच एन आई ओपनर सर. थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू. आपने जो सवाल किया था कि भारत तेरे टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसको किसी मुसलमान ने कंडेम किया? एक ने भी नहीं किया. मैंने, मतलब बड़े नामों की बात है, मुझ जैसे आम आदमी तो दिल में लगी थी बात. लेकिन जो बड़े नाम हैं मुसलमानों के, उनमें से भारत के मुसलमान या जावेद अख्तर जैसे एथेइस्ट जो हर मुसलमान की गलत कार्यों को तो फौरन डिफेंड करने आ जाते हैं, उनमें से किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, किसी का दिल नहीं जला था सर. वाकई ये जलाओ, कम से कम अपने ईश्वर के लिए तो बुरा लगना चाहिए था. वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बात की वो दिल पे लगती है बात. आपने जो चीजें कही हैं वो दिल पे. ईश्वर को छोड़िए, आप किसी की इज्जत करते हैं, अपने पिताजी की करते हैं, बड़े भाई का करते हैं, इज्जत करते हैं ना. कल कोई मेरे बड़े भाई का और पिताजी का नाम लेके गलत काम करे, यू नो, मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथ सिन्हा है, तो बोले मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, विश्वनाथ सिन्हा की जय. अरे मैं बोलूंगा, अरे मेरे पिताजी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? मुझे बुरा लगेगा. अरे टुकड़े तो बाद की बात है, वो तो भारत तो अलग है, लेकिन इसमें मेरे पिताजी को क्यों घसीट रहे हो यार? या मुझे आपसे दुश्मनी है, आपको मुझे हत्या करनी है, और बोले विश्वनाथ जी की, आरिफ जी के चाकू घुसेड़ दूंगा, तो मैं बोलूंगा अरे मतलब ये तुम मेरे पिताजी को क्यों इसमें बीच में ला रहे हो यार? एक तो काम गलत कर रहे हो, और यहां हर बंदा ईश्वर का नाम लेके दौड़ता है, और किसी उनको बुरा नहीं लगता मुसलमान को. वो अल्लाहू अकबर कहते हुए कुकर्म कर रहा है. वो आपका नहीं है आरिफ जी, मेरा भी खुदा है, मुझे बुरा लगता है.
मैंने कहा ना, मैं तो वो भारतीय संस्कृति वाला हूं ना, जिसके आमने सर झुक जाए कोई दिक्कत नहीं, जिसके आपके लिए पूज्य है मेरे लिए पूज्य है। हर पत्थर में अगर थोड़ा, पत्थर का शेप भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना हमारे देश में, कहीं पत्थर पड़ा है और गलती से पानी से कटके अगर वो थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म में कहीं दिख जाए तो बोला यही होगा भगवान जय जी। हम तो वो लोग हैं यार, ये देखो देखो देखो, लग रहा है कि ये बजरंगबली का शेप लग रहा है, शायद एक सर है, देखो देखो, हाँ 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 हाँ, जय 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 जय। हम तो उसको, उसकी पूजा करने लग जाते हैं, हम उसको सम्मान देने लग जाते हैं। तो ये तो बाकी नाम तो बहुत बड़े बड़े नाम है, आप उनको तो ना बदनाम करें। आपको बुरा लगना चाहिए कि मेरे सर का नाम, मेरे टीचर का नाम लेके आप गलत काम क्यों कर रहे हो, मेरे पिता का नाम लेके, मेरे बड़े भाई का नाम लेके, मेरी माँ का नाम लेके, मेरी दीदी का नाम लेके, जिसका भी आप सम्मान करते हो, बोले इसका नाम लेके गलत काम क्यों? एक तो कर रहा गलत काम, उस पे उसका नाम लेके। आई फेल्ट हर्ट, आई डिडंट, बट आई कुड नॉट, बिकॉज मैं, मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज दे वर ऑलरेडी, आई वाज सरप्राइज्ड कि बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। यार ये क्या मजाक, मुझे इसका चाहिए, आई वांट दैट गाय टू बी पनिश्ड। ओके, फॉर ए मोमेंट से यू आर नॉट इंडियन, फॉर ए मोमेंट यू आर नॉट इन इंडियन, यू आर ए बांग्लादेशी। चलो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसको शायद भारत के टुकड़े से आनंद आता होगा, राइट, बट यू आर ए बांग्लादेशी, राइट, और यू आर ए मुस्लिम लिविंग इन से लंदन और से अमेरिका, जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत से, मतलब नथिंग, ना भारत दोस्त है नहीं है, इवन दैट मुस्लिम शुड हैव फेल्ट बैड किया, मतलब वो ठीक है यार, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हैवॉक इन दैट कंट्री, इज फाइन, योर पर्सनल मैटर, तुम उस देश के साथ जो करना करो, बट व्हाई ड्रैग इन द नेम ऑफ माय गॉड? I think even someone sitting in America, a Muslim, should have felt bad. यार जो करना करो, why drag in my God? यार, I respect him, मैं उनका पूजा करता हूँ, मेरा आराधना करता हूँ, आप उनका नाम क्यों बीच में घसीट रहे हो? मतलब I think, I don't know, I don't know. सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं हमें, और इट्स रियली आई ओपनर। खास तौर पे सैल्यूट सर, आपके जो विचार हैं, आपके जो ख्याल आते हैं सर, इम्प्रेस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आरिफ भाई, आरिफ भाई, मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं एक बात बताऊं आपको, जी आई होप पीपल डोंट माइंड, बिकॉज आजकल सब लोग बोल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं ना, आपके जैसे लोग हो ना अगर, तो इस धरती पे कोई लड़ाई ना हो। मैं क्यों बताऊं, आपने वो कहने का साहस किया है जो किसी युग में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने नहीं किया था। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उनको बुरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं कि मैं तो इसका साइड हूं, आई एम बाउंड बाई दिस, वट एवर लॉजिक दे हैड, उन्होंने कहा कुछ नहीं। अगर उस दिन उन्होंने कहा होता तो महाभारत का युद्ध ना होता, लाखों लोग ना मरते। अगर उस दिन उन्होंने खड़े होकर कहा होता, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के, ये जो हो रहा है ये अपराध है, ये गलत है, तो लाखों लोग ना मरते। वैसे ही आप जो साहस कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति जो साहस करे, ठीक है, नियति ने मुझे इस तरफ लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन अगर ये गलत है तो मैं कहूंगा, तो आने वाला जो दुनिया में विनाश जो होता दिख रहा है, ये रुक जाएगा। थैंक यू सर, मैं तो सच बोलने की कोशिश करता हूं, मैं जिस चीज से कन्विंस्ड हूं उसको बोलता हूं, और मैं कन्विंस्ड हूं कि आई एम करेक्ट, और मैं आई स्टैंड फॉर करेक्शंस। मैं तो सबको कहता हूं कि मुझे बताएं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे साबित करें गलत, और सिर्फ सच बोलने की कोशिश करता हूं, और आप जैसे लोगों से सीखता हूं। अभी तो मैं सीखने की उसमें हूं। जिस सनातन धर्म से हम सबको दूर कर दिया गया था, और पाकिस्तान में तो हमें उससे नफरत सिखाई गई थी, मैं तो वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा हूं, और मैं तो वापस सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सनातन धर्म जो कि सबको इक्वलिटी दिखाता है, जो सबको बराबरी के उस पर रखता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई गलत साबित तो करे ना सर। अभी इस देश में सुना है, मैंने कहा मैं पंडित नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, 33 करोड़ देवी देवता, कोई बोलता है 33,000 है, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज,
बट इतने करोड़ देवी देवता ईश्वर हैं यहाँ। और मैं एक बात बताऊं, इस देश की अध्यात्म में इतनी शक्ति है कि 33,000 करोड़ देवी देवता और समा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये 2-4 ईश्वर के रूप से हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमें कोई आपत्ति नहीं, इस देश की संस्कृति को कोई आपत्ति नहीं। इतना विराट हृदय है इसका, इतना विशाल हृदय है कि 33,000 करोड़ ईश्वर के नए रूप इसमें समा सकते हैं, फिर भी खाली रहेगा, फिर भी खाली रहेगा। इतना है यहां पर, इतना है। यू नो, वी आर लाइक ए फॉरेस्ट। जंगल होता है ना, जंगल। भारत की संस्कृति इज लाइक ए जंगल। जंगल में क्या होता है? जंगल में अनंत पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या है कि वो जंगल में आप देखिए, और हम लोग ह्यूमन ईगो देखिए, मैनकाइंड का ईगो, जब कहीं कुछ गलत होता है हम बोलते हैं यहां जंगल लॉ है। उल्टा बोलते हैं, जंगल में ही तो कानून है। कानून तो जंगल में है। जंगल में कॉस्मिक लॉ चलता है, सृष्टि का नियम चलता है। पत्ता भी एक उसके खिलाफ नहीं होता। एक चिड़िया, एक चींटी, एक कीड़ा, हर एक चीज उस कॉस्मिक लॉ के दायरे में ही रहता है 100% स्ट्रिक्टली। उस जंगल के बाहर जहां इंसान ने छेड़खानी कर दी, वहां कॉस्मिक लॉ बिगड़ता है। जंगल में ही तो कानून है, बाहर कहां कानून है? नो, व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू इज, इसी संस्कृति से 2 पौधे निकाल के बाहर लाए और गार्डन बनाया। यू नो, ह्यूमन मैन मेड गार्डन, मैनिक्योर्ड गार्डन। तो उसमें वो फिर ह्यूमन लॉ लगता है कि इस रो में सिर्फ लाल फूल होंगे, इस रो में पीले फूल होंगे, इस लाल के अलावा कुछ उगा काट दिया जाएगा, इससे ऊपर उगा काट दिया जाएगा, यहां पर इससे ज्यादा हुआ काट दिया जाएगा। ये मैन मेड लॉ है ये। और कभी कभी क्या होता है, जंगल से आदमी निकलता है तो थोड़ी देर को अच्छा भी लगता है, देखो कितना बढ़िया गार्डन, हम भ्रमित हो जाते हैं। बिकॉज weak hearted people who are not, you know, evolved, for them the garden looks pleasant. Evolved person के लिए तो कहीं भी pleasant है, but for him, weak hearted, he will be scared of going into garden because he is not evolved. आप देखिए इस दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया में, कहीं भी किसी ने सिद्धि प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, ध्यान किया है, एक बात बताइए, एक से एक बढ़िया किसी राजा का गार्डन हो, शालीमार, निशात, वृंदावन, कोई गार्डन ले लीजिए, कहीं पर बैठ के किसी ने ध्यान किया है? ध्यान करने जब भी कोई गया है तो वो जंगल में गया है। क्यों? क्योंकि वहां कॉस्मिक लॉ इज इन परफेक्ट बैलेंस। सो भारत की संस्कृति इज दैट जंगल। अनंत पेड़, पक्षी, पेड़ उग सकते हैं, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। बट बाकी संस्कृतियां आर लाइक दैट गार्डन। यही उगेगा, लाल वाला उगेगा, दूसरा होगा तो काट दूंगा। बट दे, अच्छा, द फॉरेस्ट हैज गॉट स्पेस फॉर दैट प्लांट ऑफ दैट गार्डन ऑल्सो। जंगल में तो वो पौधा भी उग सकता है जो आप बाहर गार्डन में उगाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? सो वो है हम वो फॉरेस्ट है, वी वन है हम लोग। सो इसमें सारे आ सकते हैं। आपका गार्डन भी आ सकता है, आपका गार्डन का पौधा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, सबका आ सकता है। डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि वो मैन मेड गार्डन है। मैन मेड गार्डन में आपको स्ट्रिक्टली रूथलेस रहना पड़ेगा, नहीं तो वो भी जंगल बन ही जाएगा, क्योंकि जंगल तो कॉस्मिक लॉ है। तो इसीलिए उनको लगातार डंडे लगाने पड़ता है, उसको मतलब यू नो ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रिक्ट रूथलेस करना पड़ता है। बिकॉज दे ऑल्सो नो इफ यू डू नॉट डू इट जस्ट ठीक उसी तरीके से जैसे माली करता है, गार्डन में रोज घूमता है, एक भी घास अलग दिखा काटो, एक भी दूसरे रंग का काट दो, अदरवाइज ये मेरा गार्डन रहेगा नहीं, ये तो जंगल बन जाएगा। जंगल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, वो कॉस्मिक लॉ है, बन ही जाएगा। भारत वो है। भारत की संस्कृति जो है, आस्था की जो संस्कृति है, वो उस विराट वन की तरह है। कुछ भी उगेगा, आपका भी उगेगा, आपका भी उगेगा, हमारे पास सबकी जगह है। आओ तो सही। आपने जिद क्यों पाल रखी है कि मैं जंगल को काटूंगा और वहां मैं अपना गार्डन बनाऊंगा? ये जिद क्यों पाली है यार? मेरे हृदय में आपके उस गार्डन के पौधे के लिए भी जगह है। आप स्वीकार तो करो। लेट इट बी, लेट द कॉस्मिक लॉ टेक ऑन, ट्रस्ट दैट लॉ। आप जिस ईश्वर का नाम लेते हैं उसी का लॉ है ये।
दिस इज द लॉ ऑफ वट एवर गॉड यू से ऑन टॉप, उन्हीं का कानून है। अब छोड़ दीजिए उन पर, जस्ट छोड़ दो, बैक ऑफ, लीव इट एंड सी हाउ इट गोज मैन, ट्रस्ट दैट मैन, सी हाउ इट गोज। एक्सटेंडिंग अनदर एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया। एक बार अंडमान निकोबार में एक टापू है जहां पर की गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि वहां पर नोबडी विल गो। तो वहां पर जो लोग रहते हैं आज भी पता नहीं आदि मानव की तरह ही रहते हैं, कैसे रहते हैं, बट रूल बना हुआ है कि नोबडी गोस, इट इज प्रोहिबिटेड, सो दे आर जस्ट लेफ्ट टू बी द वे दे वांट टू बी। देयर वाज वन जेंटलमैन फ्रॉम फॉरेन से कहीं से आया था पता नहीं, ही वाज ट्राइंग टू गो देयर। व्हाई? Well, I will go and teach, I will take God there. And I was shocked. एक तो अगर वहां गॉड नहीं है तो वहां पेड़ क्यों है? अगर वहां गॉड नहीं है उस टापू पे तो बारिश होती ही नहीं होती, वहां पौधे उगते नहीं उगते, वहां पानी है नहीं, वहां पर पानी होगा तभी तो जिंदा है वो लोग, समुद्र के पानी तो पी नहीं रहे। तो अगर गॉड है तभी तो है वहां। और अगर गॉड ने जाना भी है तो ये तो बड़ा अपमान है हमारे ईश्वर का कि हमने ये मान लिया है कि मेरा गॉड को मुझे लेके जाना पड़ेगा, अपने आप तो जा नहीं सकता वो। मतलब बिकॉज आई हैव नॉट टेकन हिम ही कांट रीच देयर, आई विल हैव टू कैरी माय गॉड। जिस ईश्वर को मैं विश्वास करता हूं, मुझे मेरा कर्तव्य बनता है मैं उनको ले जाऊं। मतलब वो क्या, आप अपने अपने ईश्वर को ही बदनाम कर रहे हो, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, खुद चला जाएगा वो। पहली बात तो मैं बोल रहा हूं है तभी तो वहां पेड़ है, तभी तो वहां जंगल है, तभी तो वहां पानी है, पक्षी है, वो तो भगवान का ही किया हुआ है ना, आप ही के ईश्वर का किया हुआ है यार। जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हो उसी ईश्वर का किया हुआ है सारा। तो पहली बात तो वो है। और अगर आप मानते हो कि नहीं भी है तो ईश्वर चला जाएगा ना, आप लेके जाओगे, वोट लेके चला, मैं वहां जा रहा हूं गॉड को वहां पर फैलाने। क्या मानसिक विपन्ना, व्हाट इज दिस मैडनेस? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको कौन सिखा रहा है? And I don't understand the so-called expert. मैंने कहा ना, किताब जो इतने सारे लोग पढ़े, एक्सपर्ट बने, nobody objects it. कि what is this madness? क्या पागलपन है? You know, कि मैं डब्बे में बंद करके हवा लेके जा रहा हूं वहां हवा नहीं है, वहां धूप नहीं आती है। अगर गॉड नहीं था धूप नहीं आती वहां, सूरज वहां नहीं उगता उस टापू पे, मेरा गॉड जाएगा तभी उगेगा, इसके पहले तो था नहीं। तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? कौन है यार? And again, even in that point of time, I was surprised why the so-called followers of that ईश्वर के जिस ईश्वर का नाम लेके वो जा रहा था, उस ईश्वर के तथाकथित फॉलोअर्स again didn't feel bad. Nobody came out and told. Again I felt bad because I trust that God. मैं तो बोला ना, मैं तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से सबका सम्मान करता हूं, तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मैं ईश्वर का सम्मान करता हूं और ये आदमी क्या जताने का प्रयास कर रहा है, वो ईश्वर मेरा नहीं है वहां। और अगर है नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए क्षण को मान लो नहीं है, तो ये आदमी क्या जता रहा है? तुच्छ मनुष्य मानव, तू सोच रहा है कि मैं ईश्वर को लेके जाऊंगा। एंड नोबडी इज फीलिंग बैड अबाउट इट। आई फेल्ट बैड अबाउट इट। आई फेल्ट बैड दैट a version of God is being inserted, is being made to feel very small, कि मैं लेके जाऊंगा इसको। बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे को घुमाने ले जाना है क्योंकि मेरा बच्चा खुद चल नहीं सकता, मुझे गोद में लेके जाना, तो आप लेके जाओगे। वो हमें लेके चल रहा है, वो ईश्वर हमें लेके चल रहा है, जहां जाना है वो लेके जाता है। हमें उल्टा भ्रम है, हम लेके फैलाएंगे अपना ईश्वर। और ये अपने ही ईश्वर को आप इतना छोटा समझ रहे हो कि मैं लेके चलूंगा हर जगह पर। वो लेके चलता है हमें, वो हमें पालता है। बिल्कुल सही कहा सर। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सेशन। लंबा हो गया, हमें टाइम दिया और इतनी सारी चीजें बताई। आई होप के हम फ्यूचर में भी आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कभी मौका मिला तो आमने सामने मिलेंगे। जी जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।